हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, खुश हैं। तो आज चलिए हम सभी आ जाते हैं। अगर फंडामेंटल वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले फंडामेंटल वीडियो देख लीजिए। और अब हम आते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण पदार्थ का वर्गीकरण चैप्टर 2। इसका पूरा के ये फुल वीडियो है, इसमें देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें सबसे पहले हम जानेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण, यानी कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तत्व अगर फंडामेंटल वीडियो पहले जरूर देख ले, फंडामेंटल वीडियो में सारे चीज़ों को बताया गया है। पहले जानिए तत्व क्या है। तत्व जैसे कि पहले रासायनिक संरचना के आधारित वर्गीकरण। पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? पदार्थ को ऐसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक रासायनिक संरचना के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं, पहले भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर जिसको कि फिजिकल यानी छू छा के जिसको हम करते हैं वो हो गया भौतिक गुण के आधार पर, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस जो है फिजिकल आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर आपका था कौन कौन। तो फंडामेंटल वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें बता दिए हैं कि एक हो गया आपका रासायनिक गुण के आधार पर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आ गया? तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में आ गया आपका कौन कौन? तो आ गया मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का हो गया, एक समांग और एक विसमांग। ठीक है, फंडामेंटल वीडियो पहले जरूर देख ले। अब आते हैं सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण में रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर हम क्या बोले? एक हो जाता है आपका शुद्ध पदार्थ, एक हो जाता है दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब भाई बात ये आई कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ है क्या? तो शुद्ध पदार्थ जो कि शुद्ध हो, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध हो जिसमें कि मिलावट हो उसको अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, शुद्ध में आपका आ जाता है कौन कौन? एक तत्व और दूसरा यौगिक। पहला तत्व आ गया आपका शुद्ध में और दूसरा आ गया आपका यौगिक। सबके बारे में जानेंगे, तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अशुद्ध पदार्थ जिसका एक वैरायटी है मिश्रण। अब फिर मिश्रण के भी दो वैरायटी आ जाते हैं आपके कौन कौन? एक समांग मिश्रण हो जाता है आपका और एक हो जाता है आपका विषमांग मिश्रण, जिसमें कि कुछ ज्यादा मिलावट होती है। ठीक है, विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो विषमांग मिश्रण। तो अब आप रासायनिक संरचना के आधारित वर्गीकरण हम देख लिए, तो यही है रासायनिक संरचना के आधार पर। ऐसे भौतिक गुण के आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर ये है शुद्ध, अशुद्ध, तत्व और यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के, समांग और विषमांग। ठीक है, तो मेरे साथ दोहराइए। तत्व किसे कहते हैं? अब बात आती है तत्व किसे कहते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट कीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक क्या, ये यौगिक का परिभाषा बोल रहे। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं तत्व की। तत्व में आता है आपका अधातु, धातु, उपधातु। ठीक है, ऐसे आपके किताब में दिया है दो तत्व, लेकिन उसके बीच में आ जाता है एक उपधातु जो कि दोनों का गुण लेता है। अब तत्व का परिभाषा हम बोल दिए। विशेषता क्या है? इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक गुण के आधार पर, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक तत्व को लिख लेते हैं हाइड्रोजन, इसको अवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अवारा तत्व में हाइड्रोजन क्या धातु या धातु आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, अब आती है बात तत्व की विशेषता। तत्व जो होती है जैसे H2, इसको आप क्या H1 और H1 को लिख सकते हैं। कहीं आपने देखा कि H1 और H1 लिखा हुआ है, H1 प्लस H1 लिखा हुआ है? ऐसा कहीं आपने देखा ही नहीं होगा। तो तत्व जो होते हैं इसको विभिन्न अणुओं में विभाजित नहीं किया जाता, चाहे वह भौतिक गुण के आधार पर यानी कि अपने घरों में हो या फिर रासायनिक गुण के आधार पर यानी कि आपका प्रयोगशाला में हो, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब आते हैं तत्व के प्रकार पर। ये जो तत्व आपका दिखाया गया है यहाँ पर, ये कितने प्रकार के होते हैं? तत्व हो जाते हैं आपके धातु, एक हो जाते हैं धातु। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, इससे आपकी किताब में धातु और अधातु दिया है। एक हो जाता है धातु और दूसरा हो जाता है आपका अधातु। एक हो गया धातु और दूसरा धातु आ गया। चलिए पहले बताइए धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तत्व का वेराइटी है, इसको पहले बता दीजिए हमको। धातु किसे कहते हैं? तत्व का वेराइटी है या किसे कहते हैं, इसको पहले बताइए। धातु जो होती है इसमें क्या क्या होती है? तो धातु जो होती है इसमें धातुई चमक होती है। क्या होती है? धातुई चमक, यानी कि एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको धातुई चमक कहते हैं। धातु क्या होती है? धातु ठोस होती है। अब भाई बात आई अपवाद में, तो अपवाद में कुछ ऐसे भी धातु है, एक ही है जो कि पारा है। यह क्या होता है? द्रव रूप में पाया जाता है।
क्या द्रव रूप में यह पाया, किस रूप में पाया जाता है, यह द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब पद में अब धातु जो होती है ये क्या होती है, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय क्या होती है, आघात वर्धनीय। अब बात आई कि आघात वर्धनीय, तो हम तो पहली बार सुने। आघात वर्धनीय क्या हुआ, तो आघात का मतलब हो गया आपका चोट पहुंचाना और वर्धनीय का मतलब हो गया फैलना, यानी कि आघात पहुंचाइए और इसको फैलाइए, यानी कि धातु में फैलने की प्रक्रिया होती है, यानी आघात वर्धनीयता। आपको यहाँ आघात वर्धनीय ऐसे किताब में आघात वर्धनीयता दी गई है। ठीक है, यानी कि उसको पीटने पर, आघात कराने पर वो क्या होती है, फैलती है। कौन, धातु। अब बात आती है तन्यता, धातु में तन्यता भी आती है। आप अपने स्कूलों में घंटी की आवाज सुने होंगे, एक बार घंटी मारे बेल, ठीक है, आवाज में थोड़ी देर तक करता है टन, तो ये क्या है, यह धातु है, उसमें तन्यता होती है, यानी कि टन की आवाज, यानी कि टन की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, तो टन की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो धातुई चमक हो गई, आघात वर्धनीयता हो गई, तन्यता हो गई। अब बचा क्या, तो अब बचा आपका एक सुचालकता। क्या बचा, सुचालकता। अरे भाई सुचालकता में एक हो जाता है आपका विद्युत का सुचालकता, यानी कि विद्युत को, करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, स्थानांतरित करता है। क्या करता है, स्थानांतरित, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भेजता है। ठीक है, यह हो गया आपका विद्युत सुचालकता। कौन, धातु। अब बात आती है उष्मा का। आप अपने घरों में छोलनी, चलिए प्रयोग कर लीजिए घर में। ठीक है, आप अपने घर जाइए, छोले उसको निकाल लीजिए, लोहिया को निकाल लीजिए, उसको अब किसे चूल्हा पे चढ़ा दीजिए, उसमें छोलनी डाल दीजिए। कुछ देर तक आप छोलनी को डाले रखेंगे तो आप देखेंगे छोलनी भी गर्म हो जाता है। क्यों, तो छोलनी जो होता है वह धातु होता है, इसी कारण वो गर्म हो जाता है। यानी कि उष्मा जो होती है वो किस में रहती है, आग में रहती है। आग से वो किस में आती है, लोहिया में आता है। लोहिया से किस में आ गया, आपका किस में आ गया, छोलनी में आ गया। तो उष्मा का सुचालक होता है। देख ले दोनों चीज, करंट एक दूसरे के पास होता है, तो इसको क्या कर दिए, विद्युत का सुचालक था, उष्मा का सुचालक था। ठीक है, अब बात आती है जैसे में। जैसे में क्या हो गया, जैसे में आपका पेरियोडिक टेबल में जितना चीज दिया, यानी H2 O2, ये गैस है। गैस क्या होती है, हमेशा अधातु। जितने भी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वो जितने भी तत्व गैस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब धातु। यानी कि इधर जो है, ठीक है, इधर जो है पेरियोडिक टेबल के इधर जो है, यानी कि हैलीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये जितने हैं, ठीक है, ये जितने हैं ये सब क्या है, तत्व हैं। और इधर जो झिकझैक लाइन दिया गया है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। चलिए आगे आपका धातु और अधातु, ये आगे आपका पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में हम क्या बोले, देखिए, हैलीना को रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, वर्ग 1 में देखिए, एस ब्लॉक में। ठीक है, अब क्या कहे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसमें जो दिए गए हैं ये सब धातु हैं। और यहाँ से लेके क्या कहे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने हैं सब धातु हैं। और फिर बात आई, बच्ची बात अब यहाँ की, ये सब कुछ अधातु का भी गुण लेता है, यानी कि यहाँ पे उपधातु आ जाते हैं। ठीक है, उपधातु। और ये जो हम बोले झिकझैक लाइन, ये है आपका झिकझैक लाइन, जिसमें कि मात्र उपधातु होता है। और हम क्या बोले कि तत्व के इस पट्टी जो होता है क्या होता है, धातु। और इस झिकझैक लाइन के उस पट्टी जितना है नेता और कर्मचारी जीते रहो। ठीक है, तो ये सब जितने हैं क्या है, अधातु हैं। तो देख लिया पेरियोडिक टेबल। ठीक है, यही है धातु। यानी कि हम क्या बोले थे, जितने भी अधातु और गैस है वे अधातु हैं। देखिए, तो गैस इधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा। जैसे देखिए, कार्बन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने, आयोडीन, ये सब गैस जितने भी हैं, आप क्या देखिए इधर है। यानी कि यह क्या है, यह अधातु में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं धातु और अधातु, आप समझ गए। अब बात आती है अधातु की। अधातु यानी कि जो धातु नहीं है। अ का मतलब हो गया क्या, न धातु, यानी कि अधातु, न धातु, जो धातु नहीं है। अरे जो धातु नहीं है इसके विपरीत जस्ट जो धातु जो था, ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आ जाती है किस पर, अधातु पर। अधातु जो होती है यह क्या होता है, धातुई चमक होती है, तो नहीं होती है। धातुई चमक क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, धातुई चमक क्या होती है, नहीं होती है। ये अधातु जो है ठोस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद में धातु में क्या आ जाएगा, अपवाद में धातु में आ जाएगा ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन। ठीक है, ये आ गया आपका अपवाद में धातु। अब आघात वर्धनीयता और तन्यता इसमें नहीं होती है। किसमें,
अधातु में, यानी कि इसमें क्या होता है भैया, तो इसमें भंगुरता होती है। क्या होती है? भंगुरता, यानी कि मारिएगा तो ये क्या हो जाता है, यानी भुरभुरा टाइप का रहता है और ये भंगुर हो जाता है। ठीक है, अब सुचालकता अधातु होता है क्या? आप सोचें अधातु सुचालक होता है। एक हम ये मार कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोहिया में देते हैं। ठीक है, लोहिया में दे दिए तो क्या यह गर्म होने लगता है? इसका इस भाग और इस भाग को चुना, आप क्या देखते हैं, यहाँ गर्म हुआ तो यहाँ गर्म हो जाता है? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि धातु अधातु जो है सुचालकता नहीं होती, यानी कि ना वह विद्युत का सुचालक होता है और ना वह उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, यह धातु में इधर हम लिख देते पहले हाइड्रोजन, ये सब अधातु के प्रकार थे, वे तत्व बलु आ जाते। लेकिन धातु में आपका आ गया जैसे औरम, यानी कि सोना, सोडियम, मैग्नीशियम और ईटीसी इत्यादि। अधातु जो होती है सुचालकता क्या होती है? नहीं होती है। उष्मा का सुचालकता भी है, नहीं होती है। जैसे में सभी गैस, चलिए हम लिख देते हैं सभी गैस, नोट करते जाइए सभी गैस। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब फटाफट हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, सभी गैसें जो है वो क्या है? अधातु है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो अब बात आती है यौगिक के गुण। यौगिक क्या है? यौगिक जो है वो क्या है और यौगिक के गुण क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, यौगिक क्या है? वह शुद्ध पदार्थ है जो भार के विचार से निश्चित अनुपात में बने रहते हैं। ठीक है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो भार के विचार से निश्चित संगठन में रहते हैं। यौगिक का गुण को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यौगिक भागीय मत। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भागीय मत देखिए यहाँ क्या है, यौगिक के गुण और यौगिक की परिभाषा। यौगिक को क्या कहता है? यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या रासायनिक या अरे हम क्या करते हैं, गलती कर दिया, रासायनिक विधि के द्वारा। अरे रासायनिक तो होता ही नहीं है, यांत्रिक विधि के द्वारा उसको अलग नहीं किया जाता। यानी कि घर में आप क्या, चलिए एक यौगिक का सूत्र लीजिए, बोलिए यौगिक का सूत्र, बोलिए H2O। ठीक है, H2O में क्या आ जाता है? एक आ जाता है हाइड्रोजन और दूसरा आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ कहा किसके किसके विधि के द्वारा? भौतिक और यांत्रिक। यानी कि भौतिक का मतलब हुआ छू छा के और यांत्रिक का मतलब हो गया घरों में। ठीक है, समझ गए, घरों में छू छा के। ठीक है, क्या आप जल जो है आपका, नाली का जल लाइए, आप लाइए क्या कहता है, नदी का जल लाइए, सबका तो सूत्र एक ही होता है H2O। ठीक है, H2O होता है। ठीक है, तो अब कहता है भौतिक या रासायनिक यांत्रिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्या आप पानी को हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हैं? बताइए जैसा। घर में, हम प्रयोगशाला में नहीं जा रहे हैं, घर में तोड़ सकते हैं? वेरी गुड, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? अरे बाबू अगर तोड़ देते तो यौगिक वह रहता कहाँ? वो चले जाता कहाँ? वो चले जाता मिश्रण में। ठीक है, वो दूसरा चीज अभी बताएंगे, आगे बताएंगे। मिश्रण के प्रकार को देखिए, यहाँ लिखा गया ठोस के मिश्रण के प्रकार को भी जाएंगे। ठीक है, तो मिश्रण के प्रकार को जाएंगे तब वहाँ तोड़ेंगे। ठीक है, यौगिक के तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। H2O था, H2 और O2 में परिवर्तित कर दिया। इसको हम घर में कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कहाँ? घरों में। लेकिन प्रयोगशाला में, यानी कि केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो प्रयोगशाला में हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में इसको हमको नहीं जाना है। ठीक है, आपको क्या दिया है तो लाइन, यौगिक को अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक घर छू छा के या फिर घरों में अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह कंप्लीट हो गया आपका। अब बात आती है किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, यही अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यही अक्सर पूछा जाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों के, क्या का अवयवी तत्व। जैसे हम यौगिक के बोलिए यौगिक बोलिए H2O, खाली H2O को लीजिए ना आप, छोड़िए ना और सब यौगिक। H2O एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। चलिए हाइड्रोजन, आप कमेंट में लिखकर बतावे कि सूर्य में कौन दो गैस जलते हैं? ऐसे बताइए, फंडामेंटल चीज है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो सूर्य में हाइड्रोजन एगो जलता है और हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। कौन है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्वलन का पोषक। क्या है? ज्वलन का पोषक। तो और जब यह दोनों मिल जाता है, ये प्लस ये क्या था आपका? ऑक्सीजन ज्वलन का पोषक, जलने में सहायता देता है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है, यानी कि ये सूर्य में जाके जलता है। और जब यह H2O बन गया तो बन गया क्या? यह जल।
देखिए अब क्या जल का काम है, जल का काम है आग को बुझा देना। यह जलता था, यह जलने में सहायता देता था अलग अलग करके, लेकिन जब मिल गया तो जल बन गया, इसी को बुझाता है। तो कहा जाता है यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब यौगिक में ऊर्जा का क्या कहता है, यौगिक में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। ठीक है, होता है, सही बात है, होता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। सब प्रयोग H2O पे ही करके देखिए साला, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यौगिक में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यौगिक H2O ले ले, ठीक है ले लेते हैं, उत्सर्जन या अवशोषण करता होता है। तो H2O आप ले लीजिए, H2 और O से मिलकर बना होता है। H2 को परखनली में ले लीजिए, एक परखनली में O2 को ले लीजिए। ठीक है, और इस बार जब तक आप बोलिएगा H2O तो बन गया भैया, तो लेकिन नहीं बाबू, जब तक इसमें क्या कहते हैं विद्युत चिंगारी नहीं देते हैं, चिंगारी नहीं देते हैं, तब तक ससुरा H2O बनता ही नहीं है। ससुरा H2O बनता ही नहीं है जब तक कि हम विद्युत चिंगारी इसमें देते ही नहीं है। ठीक है, H2O और O2 खाली मिश्रण मिला दिया, वायुमंडल में भी मिला दीजिए तो हो गया, जल बरसने लगेगा जल। नहीं बाबू ऐसा नहीं है, जब तक उसमें की विद्युत चिंगारी नहीं देते हैं तब तक H2O का निर्माण नहीं होता है। यौगिक में यानी कि ऊर्जा का तो उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यहाँ क्या किया, ऊर्जा को यह ले लिया, क्या 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 किया ही अवशोषण किया। इसी प्रकार ऊर्जा को कोई यौगिक अगर बनता है तो ऊर्जा को यह क्या करता है, त्यागता है, यानी कि छोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि यौगिक जो है उसके बनने में ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होता है या फिर उसका अवशोषण होता है, वह यानी कि वह लेता है यानी कि वह छोड़ता है। ठीक है, तो अब बात आती है अगले टॉपिक पर, यौगिक के अवयवी तत्व भार के विचार से निश्चित होते हैं। अच्छा, यौगिक के अवयवी तत्व भार के विचार से निश्चित होते हैं, कैसे? फिर H2O लीजिए भैया, आज H2O को छोड़ना ही नहीं, क्या छोड़ दे H2O को? नहीं छोड़िए, आज इसको नहीं यहाँ छोड़ना है। H2O को लेते हैं, हाइड्रोजन H2O, ये गलती हो गया, H2O चाहिए ना, H2 प्लस O2 नहीं है ना, H2O। इसमें हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 अणु, और ऑक्सीजन का कितना रहता है, 8 अणु। आप चाहे नदिया का जल लीजिए या फिर सागर का जल लीजिए या फिर समुद्र का लीजिए या फिर नदी का लीजिए, नाला का लीजिए या फिर पोखर का लीजिए, ठीक है, उसमें H2O उसका अणु होगा और उस अणु के सूत्र भार के विचार सरलता 1:8 में ही रहेगा। सही बात है, पता है आप लोगों को? ठीक है, अब आइए अगले पे। अगला क्या करता है, यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। कैसे भैया? जैसे आप देखिए H2O, बहुत खाली H2O कितना लीजिएगा आप ना, फिर भी आज इसी को लेना है। H2O क्या लेना है, H2O यानी कि क्या हो गया आपका जल कितना डिग्री सेल्सियस पर आपका वह होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि छोड़िए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, बताइए जल्दी कमेंट में बताइए। वाह वेरी गुड, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बताइए वो उबलता कितना डिग्री सेल्सियस पर है, A1 परफेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर। कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अरे बबुआ देख, तू ही देख, ये निश्चित है कि नहीं? निश्चित है, जानते हुए भी हम नहीं जान रहे हैं, निश्चित है। यानी यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब यौगिक समान पदार्थ है और संगठन और ये इसका संगठन और सर्वदा एक समान रहते हैं, इसका संगठन सर्वदा क्या होते हैं, एक समान रहते हैं। यौगिक कैसा पदार्थ है, समान पदार्थ है। जैसे आप बात कीजिए H2O का यौगिक लीजिए या CO2 का यौगिक, नहीं H2O ही लेना, CO2 पे नहीं जाना है। ठीक है, H2O को लीजिए, H2O ठीक है, पता है समान पदार्थ है, H2O समान पदार्थ है। इसमें 1:8 के अनुपात में क्या रहता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहता है। आप जान गए, इसका संगठन हर हमेशा एक समान ही होता है। अब बात आती है क्या, अब बात आती है यौगिक और मिश्रण समान है या विसमान है। मिश्रण, हाँ कहता है मिश्रण के प्रकार। अब आते हैं मिश्रण पर, आखिर मिश्रण है क्या? यौगिक देख लीजिए समान उमंग रहता है, ये समान रहता है। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण क्या कहें, मिश्रण मिला हुआ, मिलावट, क्या कहें, मिलावट। मिलावट जो होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। एगो मिलावट अच्छा वाला होता है तो समान कहते हैं, एगो मिलावट बुरा वाला होता है यानी खरब का दूध में ढेर पानी मिला देता है
या ढेर पाउडर मिला देता है तो उसको विषमांग कहते हैं। ठीक है, आ गया आपको दिमाग में क्लियर बात। मिलावट कम हो तो समांग हो, यानी मिलावट अगर एक रूप हो, अब दूध में हल्का सा पानी मिलाया तो वह क्या हो जाएगा, समांग होगा। अगर दूध में ढेर पानी या ढेर पाउडर मिला दिया तो क्या होगा, विषमांग होगा। ठीक है, तो चलिए मिश्रण दो प्रकार के हो गए, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के हो गए, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। मेरे साथ बोलिए, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं इसमें पदार्थ जो होते हैं यानी कि तत्व और यौगिक। मिश्रण जो है क्या है, कहा हम मिश्रण, यह जो है तत्व किसी भी पदार्थ के, क्या कहिए आप, किसी भी पदार्थ किसी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है, किसी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, यानी कि मिश्रण जो है किसी पदार्थ के किसी भी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है। अब बात आती है वायु का मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, कैसे, तो वायु जो है नाइट्रोजन है भैया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, तो किसी भी अनुपात में मिला हुआ है। ठीक है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, तो वायु आपका मिश्रण है। अब आता है बारूद। जब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, क्या पूछा जाता है, बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, जल्दी बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए कि बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। कमेंट में लिख दीजिए और भर दीजिए कि बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। वेरी गुड, सोरा, गंधक और कोयला। हाँ बाबू, उसी को चारकोल कहते हैं। ठीक है, बारूद में कौन कौन से मिश्रण मिले होते हैं, सोरा, गंधक और चारकोल। जो आप बिड़िया पड़ाका देखते हैं अंदर में, अल्लू बम देखते हैं अंदर में, उस में सोरा, गंधक और चारकोल मिला देता है। कौन कौन चीज मिलाता है, आपका पहला मिलाता है सोरा, फिर मिलाया आपका गंधक, फिर मिलाया आपका कोयला, कोयला को बोले तो चारकोल। ठीक है, तो इसी के मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है, बारूद बनता है। अब बात आई इस्पात की। ये इस्पात में क्या क्या मिलाता है, इस्पात मिश्रण करता है, कैसे भैया, तो इस्पात में जो है निकेल मिला रहता है, क्रोमियम मिला रहता है जिसको कि Cr से निरूपित करते हैं, क्रोमियम मिला रहता है, इस्पात में मैग्नीज मिला रहता है, इस्पात में वैनिडियम मिला रहता है, इस्पात में थोड़ी मात्रा में कार्बन मिला रहता है, थोड़ा मात्रा में कार्बन मिला रहता है। ठीक है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वैनिडियम और कार्बन की मात्रा होती है किसमें, इस्पात में। यह ताप प्रकार। इसमें महत्वपूर्ण आपका है, सबसे महत्वपूर्ण बारूद। किसी भी कंपटीशन की परीक्षा या फिर आपके स्कूल की परीक्षा में निश्चित रूप से यह बारूद किस किस का मिश्रण है जरूर पूछता है, निश्चित अनिवार्यता से। अगर नहीं पूछा गया अगले बार तो इस बार अनिवार्य पूछेगा। ठीक है, वह बारूद में सोरा, गंधक और चारकोल मिला हुआ रहता है। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण के प्रकार। जान गए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग। समांग मिश्रण में कौन आ गया, समांग मिश्रण में कौन आ गया, शरबत। शरबत कैसा मिश्रण है, शरबत आपका कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। शरबत जैसे आप ले लीजिए, ये गिलास ले लिए, चीनी मिला दिए, सब चीनी मिल गया। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ का पानी पीजिए वही मिठास, यहाँ का पानी पीजिए वही मिठास, यानी कि शरबत जो है उनमें सारी जगह समांग है, तो वो कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। अब बात आई विषमांग मिश्रण की। जैसे एक कीचड़ लीजिए, एक कठिन कीचड़ आप लीजिएगा, कीचड़ लेते हैं हम, कीचड़ ले लिए। ठीक है, कीचड़ ले लीजिए, कीचड़ लेने पर हम क्या देखते हैं, ये छोड़िए कीचड़ उचड़ को। ठीक है, आप बालू और चीनी को मिला दीजिए, बालू और चीनी को मिलाइए, नहीं छोड़िए, चीनी मत मिलाइए, नमक मिलाइए, सस्ता चीनी, नमक मिला दिए। आप क्या देखते हैं, मिला दिए, घंट बना दीजिए। आप देखेगा क्या कितना बालू है और अगर इतना आप चीनी मिलाए हैं, पता चलेगा ऊपर में तो चीनी मिल गया है और नीचे में चीनी बालू निकालो, खाली बालू ही आता है, चीनी आता ही नहीं है। तो कैसा मिश्रण है, वह विषमांग मिश्रण है। अवयवों को अलग करना, मिश्रण के अवयवों को छानना विधि से, वाष्पन विधि से, उद्पातन विधि से और इत्यादि विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे वाष्पन में कैसे विधि हो गया, जैसे अगर आप चीनी और जल को लीजिए, वो दोनों शरबत अगर मिला हुआ है तो उसको वाष्पन गर्म करते जाइए, खोलाते जाइए, तो आप देखिएगा कि एक समय आएगा कि आपका जो क्या रहेगा, पानी वो वाष्पन में वायुमंडल में चला जाएगा और चीनी जो रहेगा वो आपका
कटोरा में, पेंदी में ढेला के रूप में बच जाएगा। तो वाष्पन हो गया। इसी प्रकार वो छानना विधि है, चाय के छकने से ऊर्ध्वपातन विधि है। चाय कैसा मिश्रण है, चाय समांग या विषमांग, चाय समांग मिश्रण है, ठीक है। छानना विधि से उसको अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि से जैसे अमोनिया क्लोराइड अगर बालू में मिल गया तो उसको गर्म कीजिए, अमोनिया क्लोराइड ऊपर में आ जाएगा, बालू के नीचे सटा लीजिए, अमोनिया क्लोराइड बालू अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यह तो अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। ऊर्जा, इसमें ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। इसमें ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। किसमें, तो आपका हो गया मिश्रण में। जैसे अगर आप मान लीजिए बालू ले लीजिए, इतना नमक ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए, क्या हुआ आपका, कुछ हुआ, कोई ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, यानी कि उससे क्या विद्युत निकल गया, नहीं ना। उसमें क्या आप विद्युत दिए, नहीं ना, या फिर और चीज़ किए, नहीं ना। तो इस प्रकार मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही फिर उसका अवशोषण होता है। अब बताइए, संगठन निश्चित नहीं होता किसका, तो संगठन निश्चित नहीं होता किसका, मिश्रण का। अब आप कहिए कि हम 100 मिलीलीटर, कोई आदमी 100 ml जल में 50 ग्राम चीनी मिलाया, और कोई आदमी वही जल में कितना 100 ग्राम चीनी मिला दिया, 100 ग्राम चीनी मिला दिया, तो क्या हुआ, कुछ हुआ, इसमें मिठास ज़्यादा, इसमें कम आ गई। तो मिश्रण जो होते हैं उसके संगठन यानी कि मिलने की प्रवृत्ति निश्चित नहीं होती है। इसी कारण मिलने की प्रवृत्ति जो निश्चित नहीं होती है, इसी कारण उनके द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, द्रव के रूप में आना और उसको खोलना, वह भी अनिश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब मिश्रण के बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। क्या आप शरबत बनाए, कोई रासायनिक अभिक्रिया किया, प्रयोगशाला गए, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, जब आप प्रयोगशाला में जाते हैं। आप प्रयोगशाला गए तो नहीं, तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया मिश्रण के बनने में नहीं होती है। अब बात आई मिश्रण के प्रकार पर, यानी ठोस 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 द्रव, ठोस गैस, द्रव गैस गैस द्रव द्रव। मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। कुछ मिश्रण ठोस ठोस का मिश्रण, आपका आ गया ठोस ठोस का मिश्रण। ठोस ठोस के मिश्रण में कौन आएगा, जल्दी कमेंट में लिख के बताओगे। ठोस भी मिला हुआ है, कमेंट में लिख के बताओगे ठोस ठोस का मिश्रण कौन है, ठोस ठोस का मिश्रण कौन है। आपका एक आ जाता है कौन, कोई एक ठोस पदार्थ लीजिए, ले लिए क्या, चीनी ले लें हम, चलिए हम चीनी ले लेते हैं, आप जो लिए ले लेते हैं कोई, लेकिन ठोस लीजिएगा, ठीक है। अब कोई दूसरा ठोस पदार्थ लीजिए, हम बालू ले लेते हैं, आप कुछ और ले लीजिए, चीनी और बालू को मिला देते हैं, कैसा मिश्रण हो गया, ठोस ठोस का मिश्रण। अब अगला देखिए क्या है, ठोस द्रव का मिश्रण। एक ले लीजिए ठोस, चीनी ले लेते हैं, द्रव में ले लेते हैं, आप पानी ले लीजिए ना, हो गया ठोस द्रव का मिश्रण, यानी कि सर्वाधिक। अब आया ठोस गैस का मिश्रण। ठोस हो गया आपका धूलकण, गैस यानी कि हवा, ठोस गैस का मतलब धूलकण युक्त वायु, हो गया ठोस गैस का मिश्रण। अब आया द्रव गैस का मिश्रण, एक तरफ द्रव दूसरी तरफ फिर गैस। पानी ले लीजिए, चलिए हम पानी, यहाँ पर हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से अगर हम नाइट्रोजन इतना नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको ऐसे ऐसे मिश्रण उसके पानी के आगे से ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हवा जो इधर से नाइट्रोजन वाली चली तो उसमें नाइट्रोजन जो है पानियों में घुस जाती है। कुछ नाइट्रोजन जो होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 नाइट्रोजन घुस गया और ऊपर में कितना है आपका 8-10 गो नाइट्रोजन है, तो इनमें से देखिए कै गो नाइट्रोजन, 4 गो नाइट्रोजन पानी में घुस जाता है, यानी कि कुछ मात्रा जो होती है वो पानी में चले आती है। इससे मतलब नहीं रखिएगा नाइट्रोजन इतना दिया है, ठीक है। अब बात आई, तो जानेंगे इसमें क्या आ गया, क्या द्रव और गैस का मिश्रण। द्रव था पहले से, उसमें गैस नाइट्रोजन आके हल्का सा मिल गया, द्रव गैस का मिश्रण हो गया। अब बात आई गैस का मिश्रण। वायुमंडल हमारा गैस का मिश्रण है, ठोस भी है, उसमें क्या क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी गैस हैं, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे गैस का मिश्रण हो जाते हैं। अब बात आई द्रव का मिश्रण। जैसे एक ले लीजिए खून, दूसरा ले लीजिए फूल का रस, ठीक है। एक ले लीजिए खून, एक ले लीजिए रंग, ठीक है। लाल खून ले लीजिए, एक छोड़िए खून के बाद हटाइए, एक ले लीजिए आप क्या, चलिए हम एगो ले लेते हैं पीला रंग ले लेते हैं, इतना टा इधर ले लेते हैं लाल रंग, दोनों को उठाए, दोनों को मिला दिए, क्या हुआ, मिश्रण बन गया, घंटे बन गया। तो वह कैसा मिश्रण हो गया आपका, द्रव का मिश्रण। इसमें जानेंगे कुछ अवयवी तत्वों को अलग कैसे करते हैं। उसके बाद जानेंगे ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। उसके बाद उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, इन सारी बातों को जानेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं। आखिर में ऑक्सीजन यानी कि O2 यह तत्व है, सबको पता है ऑक्सीजन तत्व है। तत्व में भी क्या, ये गैस है, यानी कि यह क्या है, अधातु। क्या धातु, यह अधातु है, क्या है, अधातु है। कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं। कैसे, अब बात आती है, सबसे पहले चलिए हम लिखते हैं ऑक्सीजन O2 यानी कि O2।
ऑक्सीजन क्या हो गया O2 तत्व के बारे में आप क्या पढ़ चुके हैं, इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो H2 को क्या हम O2 को ऑक्सीजन जो O2 उसको O1 प्लस O1 में विभाजित कर सकते हैं? तो नहीं, इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। O1 और O1 लिख सकते हैं? तो नहीं। इस प्रकार ऑक्सीजन जो है वह क्या है, एक तत्व है, यौगिक नहीं है। फिर अब बात आती है यौगिक कैसे ना होगा, तो इसका एक सूत्र भी नहीं है। सूत्र अनिवार्य है ना, यौगिक के लिए सूत्र होना चाहिए, यह सूत्र भी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यौगिक ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं है। अब बात आती है वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। कैसे? वायु यानी कि हमारा वायुमंडल जो कि जिसमें क्या कौन कौन से गैस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ गया हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य गैस है, ये सारे गैस हैं। तो ये सारे गैस क्या है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो इस प्रकार ऐसे हैं जिसके कारण यह एक समांग मिश्रण है, समांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है, कहीं धूल है। तो वायु जो है यह क्या है, मिश्रण है। कैसा? तो विषमांग मिश्रण है। ठीक है, तो वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। क्या पूछ रहा है, कहता है वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। कैसे? तो वायु क्या है, जो वायुमंडल, इसमें ऑक्सीजन गैस है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, तो ये सारे गैस मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस हैं। तो इस प्रकार वायु क्या है, मिश्रण है। ठीक है, कई प्रकार के मिले हुए गैस सब ये मिश्रण है, कई अनुपात में मिले हुए हैं, तो वो क्या है, मिश्रण है। वायु का क्या सूत्र होता है कोई? तो नहीं, वायु का सूत्र नहीं है। कहीं धूलकण मिल जाते हैं कभी, तो कहीं कुछ मिल जाते हैं कहीं। तो वायु क्या है, वायु जो है एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। उसका चूंकि सूत्र नहीं होता, सूत्र अगर होता वायु का तो हम कह देते वह यौगिक है, तब उसको रासायनिक विधि के द्वारा हम अलग कर सकते थे। लेकिन यह ना तत्व है और ना यौगिक है। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। अब बात आती है H2O की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। यह कितनी बार में क्वेश्चन में पूछे गए। H2O क्या है, यौगिक है, लेकिन मिश्रण क्या कहता है, H2O एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। कैसे? H2O का मतलब क्या होता है, जल। H2O, H2 और O, चलिए हम इस पर एक गौर से चर्चा करते हैं। H2O यौगिक है, मिश्रण नहीं। कैसे? तो इसके अवयवी तत्वों को, पहला तो इसके अवयवी तत्वों को, इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्या है, ये ज्वलन का पोषक है। ठीक है, ये जलने में सहायक होता है, लेकिन जब यह जल बन जाता है तो यह ना जलता है ना जलने में सहायक होता है, डायरेक्ट उस जल को बुझाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, H2O जो है वह यौगिक है। फिर इसकी बात होती है, इसका एक क्या है, सूत्र है। क्या है, सूत्र है H2O। इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है। चलिए नोट करते जाइए, इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है। इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है, अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न है, के गुणों से भिन्न है। ठीक है, और आपको परीक्षा में लिखना कैसे है, तो H2O को लिखिएगा आप से। हाइड्रोजन यह ज्वलन का क्या है, पोषण है, यह जलता भी है, जैसे सूर्य में जाके हाइड्रोजन हीलियम भी जलता है। ऑक्सीजन यह जलने में सहायक होता है, लेकिन जब यह दोनों मिल जाता है तो यह यौगिक बन जाता है। अब बात आती है इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, एक हो गया द्रव्यनांक, ये एक हो गया क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल आपका बर्फ बनता है। तो जल का देखिए सूत्र भी है, इसके द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित है। और भार के विचार से देखते हैं, भार के विचार से यह हर हमेशा 1:8 में ही रहेगा। यानी आप बात करते हैं कहीं का भी जल लीजिए, जैसे आप नदी का जल लीजिए, नाली का जल लीजिए, वे सारे भार के विचार से हमेशा क्या होंगे, निश्चित अनुपात में। किस निश्चित अनुपात में, तो 1:8 के अनुपात में ही रहेंगे। अब बात तो आप जान गए जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण नहीं। इसको आप परीक्षा में लिख दीजिएगा। तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अब बात आती है उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण। उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण मतलब यानी कि जो हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे दूध आप पीते हैं, क्या कहते हैं मम्मी, बेटा दूध पी लो बॉडी बनेगा, तो कहे क्यों कहती है, क्योंकि दूध क्या है, एक मिश्रण है। किन किन पदार्थों का मिश्रण है, यह आता है क्वेश्चन में। तो दूध आपका वसा, प्रोटीन, क्या कहें हम, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन, मान कि जितने भी पोषक तत्व हैं जिससे कि हमें भोजन की प्राप्ति होता है, विटामिन, ये सारे इसमें मिले हुए हैं। ETC बोलिए, वो सारे दूध में मिला हुआ है। किस अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में, यानी कि उसका अनुपात निश्चित नहीं है। तो दूध क्या है, एक मिश्रण है। अब बात आती है स्याही की। स्याही में पहला तो मिला रहता है जल और उसमें प्लस रहता है कोई भी रंग। तो स्याही क्या है, अगर ज्यादा रंग मिलाइएगा स्याही अच्छा चलेगा।
कम मिलाइएगा रंग तो फीका चलेगा। तो स्याही क्या है, एक मिश्रण है। क्या है स्याही, एक मिश्रण है। अब बात आती है मृदु पे, यानी कि जैसे लेमोनेड लीजिए, सोडा वाटर लीजिए, क्या कहें हम, लेमोनेड या सोडा वाटर, लेमोनेड को लीजिए या सोडा वाटर को लीजिए, सोडा वाटर। या फिर मृदु पे यानी कि घर में जो पीने वाला पदार्थ है, जैसे कोको कोला आपका हो गया, या घर में भी आप जल को भी ले सकते हैं। उसमें कहीं कहीं के जल में आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा, कहीं के बालू भी निकलता है नदी किनारे अगर है तो वे क्या है, मिश्रण है। ठीक है, कौन, जल, ऐसे मिश्रण है। लेकिन ऐसे जल है क्या, H2O, यौगिक है। भूल से मत बोलिएगा जल मिश्रण है, वो क्या है, यौगिक है। लेकिन जब उसमें बालू या कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं तो वो मिश्रण टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो मिश्रण बन जाता है। अब बात करते हैं मृदु पे। मृदु पे यानी कि मतलब पीने वाला पे, लेमोनेड, सोडा वाटर, कोको कोला, थम्स अप, ये सब जो चीज़ हैं ये क्या है, मिश्रण है। इनमें कई पदार्थ, जैसे कोको कोला ब्लैक होता है, इनमें कुछ मिला हुआ कार्बन की मात्रा है, यानी कि तो वो क्या है, मिश्रण है। क्या होना है, कौन, तो लेमोनेड, सोडा वाटर, कोको कोला, ये सब क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ठीक है, यौगिक वह नहीं है। अब बात करते हैं टिंचर आयोडीन। आखिर में टिंचर आयोडीन क्या, इसमें मिला क्या क्या रहता है, यह एक बार एनएमएस की परीक्षा में पूछा गया था। टिंचर आयोडीन में कौन कौन से पदार्थ मिले रहते हैं। पहला, इसमें आयोडीन तो है ही, ये आयोडीन मिला रहता है, और दूसरा मिला रहता है एथेनॉल। क्या मिला रहता है, एथेनॉल। इस माने कि इसमें आयोडीन मिला रहता है प्लस एथेनॉल मिला रहता है इसमें टिंचर आयोडीन में। ये प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात आती है वायु। तो आप यहाँ पर क्या देखें, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। वही वायु, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे गैसें मिले हुए। इसी प्रकार यह वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं। अब बात आती है मिश्र धातु यानी कि पिताजी। क्या, मिश्र धातु यानी कि पिताजी। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, मिश्र धातु यानी कि पिताजी। मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ धातु। मिश्र धातु मतलब मिला हुआ, यानी कि पिताजी। चलिए एक उदाहरण को लेते हैं, पिताजी को लेते हैं। उदाहरण में किसको ले लिया हम, पिताजी। पी माना पीतल। ठीक है, पीतल, इसमें क्या क्या मिला रहता है, तांबा। ये ता माना तांबा, ता माना तांबा, प्लस इसमें मिला रहता है जी, यानी कि जिंक। जिंक बोले तो जस्ता, इसका दूसरा नाम क्या है, जस्ता। दूसरा नाम क्या है, जस्ता। ठीक है, पिताजी को ले लिया हम। पिताजी मिश्र धातु है। पिताजी क्या है, मिश्र धातु है, यानी कि वह पीतल, तांबा और कौन, पिताजी नहीं रे, पीतल जो है वह तांबा और जिंक का क्या है, मिश्रण है। एक उदाहरण के रूप में आइए। और इसमें मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या है, मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण के अवयव जो मिश्रण है, जो हमारा यह चैप्टर है पदार्थ में वर्गीकरण तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के बारे में पढ़ लिए, यौगिक के बारे में भी पढ़ लिए, मिश्रण के बारे में भी पढ़ लिए। अब आता है मिश्रण के अलग करना। मिश्रण तो हो गया, जैसे आपका हो गया अब क्या, जैसे चावल में कुछ कंकड़ मिल जाते हैं तो उसको अलग कैसे करेंगे, तो उसको अलग करेंगे हम किससे, हाथ से चुनकर। यानी कि जब मिश्रण का आकार क्या हो, जब मिश्रण का आकार बड़ा हो, अवयवी तत्व यदि बड़ा हो, या फिर जो मिला हुआ गंदा पदार्थ वो बड़ा हो, तो उसको किससे अलग करते हैं, हाथ से चुनकर। जैसे में आपका आ गया कौन सी, तो आपका आ गया जैसे चावल में काले काले दाने, चावल में क्या करता है, फिर हो गया आपके कंकड़ पत्थर, वे सब क्या है, हाथ से चुनकर। जिसका भी तत्व जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिसका भी तत्व, उसको हम हाथ से चुनकर यानी कि अलग कर सकते हैं मिश्रण को। ठीक है, अब बात है चालनी से चालकर। जब मिश्रण के अवयवी तत्वों को आप हाथों से चुनकर अलग नहीं कर सकते तो उसको चालनी से चालकर अलग करते। जैसे अपने तो आपकी मम्मी क्या करती है घरों में, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, ठीक है, क्या कहता है, ये सब घरों में क्या करती है, चालनी से चालकर आटे को अलग करती है, चोकर अलग रखती है, आटा अलग रखती है, तब आटा से खाना बनाती है। तो उस प्रकार के मिश्रण में जैसे चोकर अलग करना, क्या कहें, चोकर को अलग करना, चोकर को अलग करना। तो यह क्या हो जाएगा आपका चालनी से चालकर। अब थिराना और निथारना क्या है भैया, थिराना और निथारना यानी कि चोकर से चालकर, आप जानेंगे चालनी से चालकर किस प्रकार के मिश्रण को अलग करते हैं, जिसका आकार छोटा होता है। ये वाला अवयवी तत्व है, ये यहाँ पे क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और इसको जैसे चोकर को अलग करना, किससे अलग करेगा, तो आटा से। ठीक है, अब आता है थिराना और निथारना। चलिए आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, पानी भर लिया। अब इसमें थोड़ा सा बालू की मात्रा दीजिए, क्या दे दें हम, बालू, और इसको चम्मच से मिला दीजिए। तो आप क्या देखिएगा, बालू के कण जो होते हैं सभी जगह मिल जाते हैं। चलिए बालू कणों को अच्छा से निरूपित करते हैं। ये बालू के कण देखिए सभी जगह मिल गए।
अब कुछ समय के बाद छोड़ दीजिए, तब ये बालू कण क्या होते हैं, ये सब नीचे पेंदी में आकर जमा हो जाते हैं। नीचे पेंदी में आकर यहाँ पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। कौन, बालू के कण। यही जो बालू है ना, ये नीचे पेंदी में आकर यहाँ क्या हो गया, जमा हो गया। कौन चीज, बालू। तो जो बालू नीचे में जमा हो गया, ये बालू को क्या कहेंगे हम, ये बालू को हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए, बालू को क्या कहेंगे, जल्दी बताइए आप कमेंट में लिख के, बालू को क्या कहेंगे। तो बालू को हम कहेंगे क्या, अवशेष। क्या कहेंगे, अवशेष, अवशेष पदार्थ, ठीक है, अवशेष। और वह प्रक्रिया जिसमें कि अवशेष नीचे में आकर तलछट में, या अवशेष नहीं बोलिएगा तो इसको आपके कॉपी में किताब में और कुछ दिया, तलछट, तलछट, ठीक है। तो यह आ गया बालू क्या, जो नीचे में जम गया, तलछट है। और यह बालू, यही बालू जो है, जो यह प्रक्रिया के द्वारा नीचे में जमा, और इस प्रक्रिया को तलछट की प्रक्रिया, इसमें जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, थीराना। क्या कहेंगे, थीराना, थीराना, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, थीराना। अब बात आती है निथारना क्या हुआ, तो यही थीराना प्रक्रिया के द्वारा हम क्या किए, यहाँ पर बालू को जमा कर दिए। अब इसको धीरे धीरे अलग कर देते हैं। जैसे हम धीरे धीरे पानी को उल्टाते हैं, धीरे धीरे पानी दूसरे में आ जाता है और बालू यही में रह जाता है। या फिर पृथककारी एक यहाँ पर कीप लगा देंगे, तो इससे होगा क्या, बालू वाला नीचे में रह जाएगा, पानी ऊपर से अलग हो जाएगा। तो जब थीराना विधि के द्वारा इसको जमा कर लेते हैं, उसके बाद इसको जब अलग करते हैं, तब वह प्रक्रिया निथारना कहलाती है। तब वह प्रक्रिया क्या कहया, बालू को पानी से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निथारना। क्या कहलाती है, निथारना। अब बात आती है अपकेंद्रीकरण या मंथन। आपके घरों में दूध से नहीं, दूध छोड़िए, छाली से घी बना ही होगा। तो वो जो घी बनता है, या फिर मक्खन जिसको कहते हैं आप, मक्खन तो बना ही होगा, वही मक्खन थीराना या नहीं, मंथन विधि के द्वारा या अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रित नलिका के द्वारा बनता है, ठीक है। अपकेंद्रित नलिका, चलिए तो सबसे पहले आप बनाइए छाली वाला कटोरा। चलिए हम छाली वाला कटोरा बना लेते हैं सबसे पहले। ये चलिए हम बना लिए कटोरा, ठीक है। इसमें हम क्या भर दे, छाली को भर दिए, छाली को भर देते हैं। चलिए ये छाली आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आपके घरों में कृष्ण कन्हैया, आप सीरियल तो देखे ही होंगे, उसमें कृष्ण भगवान क्या करते हैं, मक्खन को चुरा खाते हैं। उसकी माँ क्या करती है, उससे मक्खन को ऐसे करती है जैसे कि वहाँ मक्खन तैयार होता है, ठीक है। और कृष्ण भगवान वही चुरा कर खाते हैं, ठीक है। तो अब केंद्रीकरण में होता क्या है, ये यहाँ पर मथता है, उससे जो एक चीज लगा रहता है, जिसको आपके घरों में आप देखे ही होंगे, उससे होता क्या है, ये माँ सब इसमें डंटी लगा देती है, ऐसे ऐसे रस्सी बांध देती है, एक रस्सी आगे आगे। तब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक तरफ ऐसे से घिसते हैं, इधर ऐसे 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 घिसते हैं, या फिर क्या होता है, मथाता है। इसके कारण कि यह बल लगाता है किस पर, इस छाली पर, और यह छाली बल लगाता है किस पर, यह छाली बल लगाता है इस कटोरा पर, ठीक है। और इस कटोरा के द्वारा, छाली और इस कटोरा के द्वारा जो बल लगता है, एक कारण एक धीरे धीरे मक्खन निकलता है। क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, और मक्खन ऊपर में आकर जमा होने लगता है, एक परत के रूप में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो जिसके कारण मथने के बाद इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया, जैसे मक्खन को अलग करना, जैसे दूध से मक्खन अलग करना, दूध से मक्खन अलग करना, ठीक है। दूध से मक्खन को अलग करना अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि के द्वारा, मथने की विधि के द्वारा ही करते हैं। अब आई बात अपकेंद्रित नलिकाएं। आखिर में अपकेंद्रित नलिका क्या है, तो आजकल धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मानव उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। मानव क्या कर रहा है, उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। आखिर में भाई कैसे उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, तो अब उतना मथना नहीं पड़ेगा, बस एक कटोरा आप ले लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं। उसके बाद उसमें अब विज्ञान क्या करता है, एक ऐसे करके नली बनाता है, इस नली में एक पंखा टाइप का लगा देता है, और बस इस पंखा में मोटर टाइप का एक मोटर सेट कर देता है, उसका जिसको घुमाता है, और ये अपने आप मथाना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण की मंथन प्रक्रिया। और यह जो नलिका रहता है, इसको कहते हैं अपकेंद्रित नलिका, अपकेंद्रित नलिका, जिससे कि हम मथते हैं, उसको अपकेंद्रित नलिका कहते हैं। अब बात आई छानना। छानना यानी कि छानना क्या है, छानना जो है वह क्या है, इसको जानिए पहले। छानना क्या है, मतलब कि जैसे आपके घरों में छकनी से चाय को छानते हैं, चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो वह कौन सी विधि है, छानना विधि। क्या कहें हम, छानना विधि। जैसे चाय से चाय पत्ती अलग करना, ठीक है, चाय पत्ती अलग करना, ठीक है, कौन सा विधि हो गया, छानना विधि। अब आती है उर्ध्वपातन विधि। अरे भैया, यह उर्ध्वपातन तो एक बार पढ़े हैं हम, किसमें पढ़ा है बाबू,
भैया हम पढ़े हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, वो जो आप बताए थे ना अगला चैप्टर में, उसमें कि यानी कि कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में रहता है उसको गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिणत नहीं होता है बल्कि गैस में परिणत हो जाता है। ठीक है, उसको जब गर्म कीजिएगा तो यह गैस, गर्म करने पर क्या करने पर, गर्म करने पर यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इसको अगर ठंडा कीजिएगा, क्या करिएगा, ठंडा कीजिएगा तो यह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कपूर, नैप्थलीन, फिर आ जाएगा ठोस CO2, तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें मतलब द्रव तो बनता ही नहीं है बबुआ। वाह भैया, हाँ हम सही कहे ना, ठीक है, वाह बहुत अच्छा। अब बात आती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। अच्छा, तो वही प्रक्रिया है, ठीक है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। चलिए लेते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को। सबसे पहले हम क्या करें, ऊर्ध्वपातित पदार्थ ले लें। चलिए हम ले लेते हैं कपूर ले लेते हैं, ठीक है। और चलिए इसमें मिलाते हैं बालू ना। पहले कपूर को चूरिए, आप क्या कीजिए, चूरिए, कपूर से छोटा छोटा दाना के रूप में रहता है, उसको चूर दीजिए, महीन बना दीजिए। उसको बालू में क्या कीजिए, आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद मात्र उसको एक फनेल वाले कीप में दे दीजिए। यहाँ पर उसको दे दीजिए और उसको यहाँ पर इसको नली को बंद कर दीजिए। ठीक है, इस नली को बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको मोमबत्ती के द्वारा गम करते हैं। ठीक है, मोमबत्ती के द्वारा गम करते हैं। तो यहाँ पर बालू और कपूर के जो यहाँ पर पदार्थ हैं, बालू और कपूर जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसको गर्म करने पर ये जो कपूर होगा, जो इसमें मिल गया है, यह क्या करेगा, गैस बनेगा। क्या बनेगा, कपूर किसमें बनेगा, गैस में। और यहाँ पर आकर यह कपूर इसमें चिपक जाएगा। अब बालू हो जाएगा आपका गर्म। अब उसके बाद आप कीप में आके जब चिपक जाएगा तो इसको उठाइएगा, आप बालू नीचे रहिएगा, आप उसको कपूर को खरोच के अलग। वाष्पन की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आप बताइए वाष्पन की प्रक्रिया क्या है। यानी कि जैसे चलो कुछ बिना देर के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वाष्पन की प्रक्रिया। चलिए एक आप कटोरा ले लीजिए, ठीक है, उसमें हम पानी को क्या कर दे, भर दे। ठीक है, पानी को भर देते हैं। इसमें हम चीनी भी मिलाते हैं, मिला दे चीनी। ठीक है, बोलिए आप, चीनी को मिलाते हैं। हम यहाँ पर चीनी को मिला देते हैं, चीनी को हम यहाँ पर मिला दें। ठीक है, तो चीनी को मिलाने पर हम क्या देखते हैं, चीनी को मिला दिया, तो इसको घंट बना दिया। घंट बनाने के बाद अब हम इसको आग की लौ के साथ क्या कर दे, गर्म कर दे। चलिए आग के लौ के साथ गर्म कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो गर्म जब होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, ये सबको पता है। तो खोलने के बाद यह जो पानी जो रहता है वह कहाँ चले जाता है, यह चला जाता है आपका वायु में, यानी कि वायुमंडल में पानी चला जाता है और चीनी आपका यहाँ पे बच जाता है ढेला के रूप में। इसको आप अलग कर सकते हैं। यह थी आपकी वाष्पन की प्रक्रिया। अब आती है रवाकरण। रवाकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं। हम क्या कहें, कॉपी में जल्दी नोट कर लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध पदार्थ ठोस रवों के रूप में, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में, शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में पृथक होते हैं, रवा के रूप में पृथक होते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रवाकरण प्रक्रिया। जैसे आप अगर समुद्र का जल लीजिए, ये लीजिए, हम समुद्र का जल ले लिए, इसमें आप समुद्र का जल में अगर हम नमक को मिला दें, नमक तो ऐसे मिला ही रहता है, नमक है उसमें, और जब हम इसको आग की लौ के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो जब गर्म करते हैं तो नहीं छोड़िए, गर्म नहीं कीजिए तो वाष्पन में चला जाएगा। ठीक है, इसको गर्म नहीं करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, पहले एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसमें इतना नमक मिलाते हैं, फिर इतना नमक मिलाते हैं, फिर इतना नमक मिलाते हैं। हम देखते हैं तो वो अपने में घुला लेता है नमक को। अब फिर हम इतना नमक डालते हैं तो वो अब घुलाने की क्षमता नहीं होती है। आपको अगर ज़्यादा खिलाएं तो क्या होगा, पहले यह बताइए। तो वही प्रक्रिया इसमें हो जाती है। पेट भर जाने के बाद यह ज़्यादा अब खोजता नहीं है भोजन। ठीक है, तो इसी कारण यह अब भोजन को ग्रहण करना नहीं चाहता है, जिस कारण कि यह जो नमक होता है, नमक वाला विलयन, वह संतृप्त हो जाता है, यानी कि अब वह तृप्त हो गया, उसको अब कुछ करना नहीं है, संतृप्त हो गया। ठीक है, तो फिर यह जो होता है नमक संतृप्त होने के बाद इसको आप और इसको हमको मन है घुलाने का, तो और यदि मन है तो इसको हम आग की लौ के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जानते हैं गर्म करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो यह इसमें जो पानी की मात्रा होगी वह भी क्या होगी, फैलेगी। उसके अणु जो होंगे वो एक दूसरे से दूरी पर होगी। तो नमक के 2-2 या 3-3 मॉलिक्यूल अब इसमें आकर समाहित हो सकते हैं, जिस कारण कि नमक
नमक की धारण क्षमता इसमें बढ़ सकती है। और जब कुछ क्षण तक छोड़ देंगे, गर्म करने के बाद कुछ क्षण बाद अगर छोड़ देंगे तो हम देखिए पानी जो हो गया वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगी, यानी कि वाष्पन प्रक्रिया होगा, वाष्प में जाने लगेगा। और नमक जो होंगे वो रवा के रूप में आप देखेंगे छोटे छोटे दाने जो है नमक जो है पहले इकट्ठा हुए, फिर बड़े बड़े अब दाने नमक इकट्ठा होने लगे, फिर धीरे धीरे ये सब मिलने लगे तो एक बड़े ढेले के रूप में नमक इकट्ठा हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में पृथक होते हैं रवाकरण कहलाती है। अब बात आती है लिविंग प्रोसेस यानी कि श्रवण। श्रवण क्या है? चलिए सबसे पहले हम फिर समुद्र का जल लेते हैं, और हम जल लेने के बाद हम क्या देखते हैं, समुद्र का अगर जल ले ले, चलिए सबसे पहले श्रवण प्रक्रिया का वो बना लेते हैं। ये यहाँ पे एक कीफ है, वो फनेल है, फनेल में एक यहाँ पर छेद कर देते हैं और इस छेद को दूसरे फनेल से जोड़ देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं। इसको बंद कर दिए, इसको भी बंद कर दिए। और यहाँ पर नमक प्लस जल है आपका, तो नमक और जल है, तो यहाँ पर जब हम इसको आग की लौ के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आग की लौ के साथ हम यदि गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से जो यह जल है यह अब यहाँ से उड़ेगा और ये यहाँ से डायरेक्ट इसमें आकर समाहित होने लगेगा या फिर यहाँ पर जमना प्रारंभ हो जाएगा। तो होगा क्या, इससे इस श्रवण प्रक्रिया में होता क्या है कि इसके अवयवों को हम जो आप देखिए रवाकरण या वाष्पन, इसमें तो हम पानी को वायुमंडल में भेज देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम पानी को भी प्राप्त कर लेते हैं और नमक को भी अलग रूप से प्राप्त कर लेते हैं। इसमें यह जो पानी था अब मीठा हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार जल चक्र की प्रक्रिया होती है उसमें पानी मीठी हो जाती है, उसी प्रकार इसमें भी पानी अब मीठी हो जाएगी और यह नमक से अशुद्धियाँ जो होगी वो हट जाएगी। और इन अशुद्धियों में, नमक में भी कुछ अशुद्धियाँ रहती है, इन्हीं अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या कहें, अशुद्धि को अलग करने के इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अशुद्धि को अलग करने के लिए, ठीक है, ठीक। अब बात आती है प्रभाजी आश्वन विधि। तो प्रभाजी आश्वन विधि आप जान ही रहेंगे, प्रभाजी क्लास 8 में आप पढ़ लिए हैं प्रभाजी आश्वन विधि। आखिर में प्रभाजी आश्वन विधि है क्या, तो देखिए सब आप किसी छोड़िए उतना बात, प्रभाजी आश्वन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के संघटक को अलग किया जाता है। कैसे, देखिए ये आपका पेट्रोलियम का संघटक है जिसमें कि पेट्रोलियम डाल दिया जाता है और इसमें जो ये खटाल बना हुआ है इसमें पेट्रोलियम क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि इसको उबाला जाता है। यहाँ पर आपका 200 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर 175 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर फिर आ जाता है 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 125 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर इस प्रकार जो है इसमें कंटेनर में रख दिया जाता है। किसको, पेट्रोलियम को। इसमें पेट्रोलियम के संघटक को अलग किया जाता है, पेट्रोलियम, इसमें पेट्रोलियम के संघटक को अलग किया जाता है। जैसे इसको पेट्रोलियम में सबको रख दिया, ठीक है, इस पेट्रोलियम को एक संघटक में रख दिया और इसमें 200 अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पैराफिन बनता है, यानी कि मोम बनता है। इसको मोम भी कहते हैं, मोमबत्ती इसी से तैयार होता है, या फिर आपका शहद के मधुमक्खी के छत्ते से भी तैयार होता है। 175 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए तो किरासन बनता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, इतना होता है, किसी में डीजल बनता है, किसी में कुछ बनता है, ठीक है, तो उतना आपको नहीं जानना है। इसमें पेट्रोल बन जाता है आपका, इसमें डीजल बन जाता है और ये दोनों का उतना काम नहीं होता है, ठीक है, या ये दोनों रहता भी संगठक में नहीं है। इससे जैसे क्रीम व्रीम जो होता है वो सब इनके द्वारा बनता है, ठीक है। ये क्रीम व्रीम जो रहता है वह इसी दोनों के द्वारा बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के संगठक पर। अब बात आती है 200 डिग्री सेल्सियस, इस पर बिटुमेन को तैयार किया जाता है। बिटुमेन आखिर में है क्या, तो आजकल एनएमएस की परीक्षा में भी पूछा गया है, रोड के निर्माण में आजकल किस नए पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहले आप देख लिए कोलतार का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह विधि जो होती है जिसमें कि एक निश्चित डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है और उससे उसके अवयवों को पृथक किया जाता है, उसको हम प्रभाजी आश्वन विधि कहते हैं। अब आता है पृथककारी कीप का प्रयोग। यह हम चलिए सबसे पहले कीप बनाते हैं, ठीक है, पृथककारी कीप हो गया। इसमें अगर हम इसको मुंह अभी बंद नहीं कीजिए, अब इसको हम यदि पृथककारी कीप बनाने के बाद इसको हम यदि इसमें यदि पहले हम जल डालते हैं, ठीक है, तो ये आपका जल इतना दूर आ जाएगा और फिर यदि हम इसमें तेल डाल देते हैं तो तेल आपका इस पर तेल घना तो हल्का रहता है, इसी कारण तेल ऊपर में क्या होगा, तेल ऊपर में तैरेगा। अब अगर इसको अलग करना है तो इस पर एक यहाँ पर से एक ये
नया मतलब कि नया चक्री टाइप का एक रजा संरचना जिसको कि यहाँ पर घुसा जाता है, किसे तेल और जल के बीचों बीच वहाँ पर घुसा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक दीवार उत्पन्न हो जाती है, जिसको कि आप बांध भी कर सकते हैं। इसको हम बांध भी करते हैं, ठीक है। यह दीवार जो उत्पन्न होती है इसको बांध भी कर सकते हैं या फिर इसको दीवार भी करते हैं, ठीक है, जो कि बाधा उत्पन्न करती है। दीवार से लिखा गया, ये जो कि बाधा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। कौन? यही जो है यह बाधा उत्पन्न करती है। और इस जल को अब अलग करना है भाई, तो इसमें नीचे में एक छिद्र किया जाता है, जिसके छिद्र को अब खोल दिया जाता है, तो जल का संघटक एक गिलास में अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार पृथक्कारी कीप का प्रयोग होता है। अब बात आई क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा शब्द जो है यह रंग से लिया गया है, ग्रीक भाषा है। क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इसमें रंग के अवयवों को पृथक किया जाता है। यदि दो या दो से अधिक रंग मिले हुए हैं तो उसको एक इस तरह का यहाँ पे एक डंठल चढ़ा दिया जाता है, इसके रंग के एक पतली वो दे दी जाती है, क्या क्या सफेद टाइप का क्या रहता है, कमेंट में नाम लिख के बतावे, ठीक है। ये जो पतली टाइप की दी रहती है, इस पर रंग जो रहता है, इस पर यहाँ पर इतना दूर पानी इसमें नहीं देना है, ठीक है। पानी देना है कितना, मात्र इतने दूर तक पानी दिया जाता है। और इसमें जो अवयव रहते हैं रंग, ये क्या है? रंग मतलब कि मान लीजिए 3 रंग है, 3 प्रकार का मिश्रण दिया हुआ है, तो एक रंग 1 यहाँ आ जाएगा, रंग 2 यहाँ आ जाएगा, रंग 3। व्हाइट पेपर को डाला जाता है जिसके में कि रंग के अवयव जो होते हैं एक दूसरे से पृथक होना प्रारंभ हो जाते हैं, वे क्रोमेटोग्राफी। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लड़ता है। आपका पूछेगा रंग के अवयवों को किस रूप में अलग किया जाता है, रंग के अवयवों को किस रूप में पृथक किया जाता है, तो आपका क्रोमेटोग्राफी। तो यह तो आपका पहले वाला वीडियो था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिश्रण के अवयवों को अलग करना, यानी कि कुछ बारूद का मिश्रण होता है। सबसे पहले बताइए बारूद किन किन पदार्थों मिला जाता है? सोडा, गंधक और चारकोल यानी कि कोयला से बारूद मिला जाता है, ठीक है। तो यही सब बारूद के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, और नमक बालू के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, वायु के अवयवी तत्वों को अलग कैसे करेंगे, और फिर बालू और आयोडीन के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वायु के अवयवी तत्वों को अलग करना। वायु के अवयवी तत्वों को अलग कैसे किया जाता है, तो जिस प्रकार यह प्रभाजी आसवन विधि देखें, इसमें वायु के अवयवों को भी पृथक किया जाता है। जैसे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस, पहले जानिए वायु में क्या क्या है। वायु में आपका ये जो वायु है इसमें है क्या क्या? पहला है आपका जलवाष्प, फिर होता है नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये मुख्य रूप से 2 घटक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और एक आ जाता है CO2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर सीरियल वाइज याद करना है तो, ठीक है। तो CO2 का अलग इस प्रकार वायु के निश्चित संघटक को अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर हम लेते हैं किसी वायु को एक कंटेनर में पहले रख लेते हैं, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं, तो यह जो होता है वायु में जलवाष्प की मात्रा वह संघनित होकर बर्फ में बदल जाता है। इस पर एक कीप लगा दीजिए, ठीक है। तो यह बर्फ वाला भाग क्या हो जाता है, हम अलग कर पहले लेते हैं, ठीक है। बर्फ वाला भाग अब अलग हो गया। तो अब इसको जो है क्या करते हैं, तो इसको आप -78 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या बन जाता है, जल वाष्प। और यदि इसको हम -78 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ भी कर सकते हैं, यह यहाँ पर बदलता है -78 डिग्री सेल्सियस पर। और यदि 200 डिग्री सेल्सियस आप इसको क्या करें, कंप्रेस कीजिए, छोड़िए कंप्रेस, संपीड़ित कीजिए, संपीड़ित यदि हम करते हैं, यदि 0 डिग्री सेल्सियस तो इसको संपीड़ित करते हैं, किसको, वायु को। ठोस CO2 अब पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद वायु को हम संपीड़ित करेंगे। तो -183 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या देखते हैं, -183 डिग्री सेल्सियस पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के घटक अलग हो जाते हैं। फिर -196 डिग्री सेल्सियस तब ताप देते हैं, तब इससे नाइट्रोजन के घटक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार वायु के अवयवों को अलग कर सकते हैं। अब बात आती है बालू और आयोडीन की। बालू क्या है और आयोडीन क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। बालू तो हो गया आपका जो है बालू सैंड, और फिर आयोडीन हो गया आपका आयोडीन कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। वायु और आयोडीन के अवयवों को सबसे पहले अलग करने के लिए इसे एक कीप में रखा जाता है, ऐसे यहाँ पर बालू और प्लस आयोडीन आपका रहता है। इसको जब हम क्या करें, गर्म करते हैं, अभी गर्म मत कीजिएगा, अब पहले यहाँ पर आप बंद कर दीजिए, ठेपी लगा देता है कि आयोडीन उड़े ना। तो इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो आयोडीन क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से होती है, और आयोडीन जो है, यही आयोडीन यहाँ से इस समय आकर जमा हो जाता है। अब बालू रह जाता है आपका नीचे, ये आयोडीन अब उठ के यहाँ पर से यहाँ आ जाता है। अब बालू को अलग, इस कीप को उठाइए, कीप में यहाँ पर आयोडीन आपका रहता है, बालू को अलग कर लीजिए, और इस कीप से खुरच के आयोडीन को भी आप अलग कर सकते हैं। अब बात आती है नमक और बालू। क्या कहें, नमक और बालू। नमक प्लस बालू, नमक और बालू को आप जल में मिला दीजिए, ठीक है।
जल में मिलाते हैं। और जल में मिलाने के बाद हम क्या करें, जल में मिलाने के बाद इस बालू को क्या कीजिए जल में मिला देते हैं हम। जल में मिलाने के बाद नमक, तो नमक जो है वह जल में मिल जाता है और क्या बनाता है, खारा नमक बनाता है, खारा जल बनाता है। और बालू जो रहता है बालू रहबे करता है। अब उसको पहले छानना विधि से अलग कर लेते हैं। चलिए इसका डायग्राम तैयार करते हैं। जल पहले मिलाए तो जल मिलाए तो एक तरफ खारा जल निकला और दूसरी तरफ बालू जो है निकला। किस रूप में, छानना विधि के द्वारा, छानित रूप में बालू निकला। और इस खारे जल को यानी कि ये जो नमक प्लस इसमें जो मिला हुआ है आपका जल, इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये जल जो होता है इसको गर्म कीजिए। तो इसको गर्म करने पर जल जो होती है वाष्पन की प्रक्रिया में वायुमंडल में चली जाती है और नमक अवशेष के रूप में आपका कटोरी में पृथक हो जाता है। अब बात आती है किसकी, तो अब आता है वायु बारूद। बारूद के मिश्रण को आप अलग कैसे करेंगे, तो देखिए बारूद जो है आपका सोरा गंधक और चारकोल का मिश्रण है। मेरे साथ बोलिए सोरा गंधक चारकोल, सोरा गंधक चारकोल, सोरा गंधक चारकोल। तो ये जो बारूद है इसमें पहले हम जल मिला देंगे। जल मिलाने के बाद इसको छान लेंगे। जल जब मिलाएंगे तो एक तरफ आपका बनेगा सोरा और दूसरी तरफ अवशेष में रहेगा। सोरा तो निकल गया तो अवशेष में क्या रहेगा, गंधक और चारकोल। तो सोरा आगे आपका क्षणिक द्रव में मिला हुआ रहेगा और अवशेष में गंधक और चारकोल रहेगा। और इसी क्षणिक द्रव को जो सोरा मिला हुआ है इसको यदि आप वाष्पन की क्रिया कराइएगा एक कटोरे में रखकर, तो वाष्प में जो होगा वो जो द्रव होगा वो चले जाएगा आपको वायुमंडल में और सोरा आपका बच जाएगा उस कटोरे में। और अब बात आती है अवशेष की। अवशेष में गंधक और चारकोल बचा तो कार्बन डाइसल्फाइड मिला करके जब आप कार्बन डाइसल्फाइड इसको पहले जल के साथ जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइसल्फाइड जब इसमें मिलाइएगा तब क्षणिक द्रव में क्या बचेगा आपका, गंधक। और इसको वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा द्रव को उड़ा दीजिए और गंधक को वहां से निकाल दीजिए और यह बच जाता है अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में। तो जल का शुद्धिकरण, यानी कि जल का शुद्धिकरण आप कैसे करिएगा, तो देखिए सबसे पहले कथा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल का शुद्धिकरण शहरों सब में क्या आती है, शहरों सब में लोग घनी आबादी होती है जिस कारण कि वहाँ के चापाकल जो रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, जिस कारण कि वे क्या करते हैं, नल जल योजना के तहत उनके घरों में जल आते हैं नल के द्वारा और उन्हीं टोटी वाले नल को चलाते हैं और अपना सारा काम करते हैं उन्हीं नलों के द्वारा। इससे और वह जो जल लाता है कैसे लाता है, तो नदियों के पानी को जल को साफ करके लाता है। तो वही हम पढ़ेंगे जल का शुद्धिकरण आप कैसे कीजिएगा। तो जल के शुद्धिकरण के लिए हमें आवश्यक है 3 उपयोगी पदार्थ का होना। पहला है जल का शुद्धिकरण, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आता है थिराने की टंकी। ऐसी टंकी भाई, थिराने की टंकी, थिराने की टंकी यानी कि इसमें पदार्थ जो होते हैं गंदले वे नीचे जम जाते हैं। फिर आता है निस्यंदन टंकी। कैसा भाई, तो निस्यंदन टंकी। अच्छा निस्यंदन टंकी क्या होता है, तो स्कंदन होता है, यानी कि पदार्थ जो रहते हैं गंदले पदार्थ उनको क्या कहते हैं कि जो गंदले उसको छांका जाता है, छानना क्रिया द्वारा। अब अंतिम में आती है क्लोरीनीकरण विधि। क्लोरीनीकरण विधि, इस विधि में क्या किया जाता है, तो क्लोरीन छिड़का जाता है। लेकिन नाम से स्पष्ट है, क्लोरीनीकरण टंकी। इसमें क्लोरीन को छिड़का जाता है या फिर विरंजक चूर्ण को छिड़का जाता है। इसमें देख लें 3 विधियां हैं, थिराने की टंकी, निस्यंदन टंकी और क्लोरीनीकरण टंकी। चलिए पहले टंकी को बनाते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक टंकी बनाते हैं। कैसा टंकी, जल्दी बताइए। ये आपका थिराने की टंकी। चलिए हम थिराने की टंकी बना लिए। अब थिराने की टंकी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहले क्या करता है, हम जो गंदले जल है उसको क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो डाल दिए गंदले जल को हम डाल देते हैं। और इसके साथ ही गंदले जल के साथ हम क्या डालते हैं, ये गंदले जल जो रहते हैं इसके साथ हम क्या देते हैं, यहाँ से देते हैं पोटास एलम यानी कि फिटकरी, पोटास एलम यानी कि इसको क्या कहते हैं, फिटकरी। ये फिटकरी को डालते हैं। और ये पोटास एलम इतना आलसी होता है कि ये गंदले जल में जो क्या करता है, कुछ पदार्थ रहते हैं उनको क्या करते हैं, ये ले दे के बैठ जाते हैं। ठीक है, ये ले दे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये क्या होते हैं, गंदले पदार्थ जम जाते हैं। चलिए ये देख लिया गंदले पदार्थ आप पढ़ चुके हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कि कोई पदार्थ तलछट में जम जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थिराना। उसको क्या कहते हैं, थिराना। ये गंदले पदार्थ है, इसको पोटास एलम दिया जाता है तभी यह थिराने विधि के द्वारा नीचे जम जाते हैं। भाई अब क्या किया जाता है, तो देखिए अब जो है यही थिराने की टंकी में एक नल यहाँ पर खोला जाता है। इस नल के द्वारा एक नल यहाँ दिया, ये गंदा पदार्थ जो था ये सब नीचे गिर गया और ये वाला से अब एक दूसरा नल खोला जाता है और इससे क्या होता है, तो अब जाता है आपका निस्यंदन टंकी में। देखिए थिराने की टंकी, थिराने विधि के द्वारा ये नीचे जम गया, नीचे वाला को नीचे फेंक दिया और ये वाला से अब इसको निकालता है जल को देने के बाद किसी दूसरी टंकी में डाल दिया। चलिए दूसरी टंकी में भी डाल देते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरा टंकी बना दिए। ये आपका आ गया निस्यंदन टंकी। इसमें जब जल आता है, चलिए ये जल दे दिए, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको बालू, क्या क्या कहें हम, बालू, कंकड़ अब प्लस इसमें चारकोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है हमारा, अब चारकोल क्यों दिया जाता है, चारकोल भी दिया जाएगा। ये बालू कंकड़ जब शुद्ध करेंगे तो इसको अच्छा शुद्ध करेंगे, अब चारकोल भी शुद्ध करेंगे, तो नहीं बाबू देखो बालू कंकड़ और चारकोल का क्या काम है, जो जल में यहाँ से तो आ गया इसमें, लेकिन तभी भी अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ है इसमें तो वे अपशिष्ट पदार्थ जो है वे बालू कंकड़ चारकोल के द्वारा क्या होते हैं, छनित होते हैं। क्या होते हैं, छनित होते हैं। देखिए सबसे ऊपरी परत में रहता है आपका चारकोल। ठीक है, सबसे ऊपरी परत में क्या रहता है, चारकोल।
जिसका कि आकृति आप देख लीजिए बड़ा बड़ा है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, तो बालू की मात्रा, नहीं ये आ गया आपकी कंकड़ की मात्रा। चलिए इसको ऐसे निरूपित करते हैं। ये आपका कंकड़ दे दिए। कंकड़ के बाद आपका सबसे अंतिम में रहता है क्या, तो आपका सबसे अंतिम में रहता है बालू। क्या रहता है, बालू। इसको इस क्रम में सजा दिया जाता है, ठीक है। इसको इस क्रम में पहले रखा जाता है और इस क्रम में सजा दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो इस क्रम में जब सजाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, कोयला। ये क्या हो गया आपका कोयला, यानी कि चारकोल। इसका दूसरा नाम कोयला भी है, कोयला। इसको चारकोल कहते हैं, कोयला। और यह क्या हो गया, यह हो गया आपका कंकड़। क्या हो गया, कंकड़। और यह क्या हो गया, बालू, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको अब हम मिटाते हैं। अब इस टंकी का काम संपन्न हुआ। अब हम इस यहाँ से एक नल खोलते हैं और यहाँ से अब नल को किसी दूसरे टंकी में डालते हैं। दूसरे टंकी में चलिए डाल देते हैं। चलिए एक दूसरे टंकी में हम डाल देते हैं। यहाँ से ऐसे टंकी बना ली। अब हम इसको दूसरे टंकी में डाल देते हैं। अब भाई इसका नाम क्या हो गया, तो आपका हो गया क्लोरीनीकरण टंकी। क्या नाम हो गया, क्लोरीनीकरण टंकी। इस टंकी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर से जो कि आपका निस्यंदन टंकी हुआ, इसमें क्या होता है, छानना की क्रिया, छानना। इसमें क्या होता है, छानना। इसमें अवशेष अलग होते हैं, अवशेष यानी कि जो कि गंदले पदार्थ, गंदले बड़े पदार्थ जो है वे अवशेष जो होते हैं वे अलग होते हैं। अब क्लोरीनीकरण टंकी में क्या होता है, तो जल के कीड़े मकोड़े मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, मकोड़े क्या होते हैं, मरते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपको यहाँ पर जल दे दिए हम। चलिए यहाँ पर जल आ गया, जल ला दिए। चलिए जल ला दिए। जल लाने के बाद अब क्या होता है, तो जल लाने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार सब जगह आप देखिए, यहाँ पर पोटास अलम डाला, यहाँ पर भी आपको क्या डालता है, तो यहाँ पर भी एक छिद्र के द्वारा बालू कंकड़ और चारकोल को डाला जाता है, ठीक है। क्या कहता है, बालू कंकड़ और चारकोल को डाला जाता है किसमें, निस्यंदन टंकी में। अब हम आते हैं किसमें, क्लोरीनीकरण टंकी में। कैसे टंकी में, क्लोरीनीकरण टंकी में। तो क्लोरीनीकरण टंकी जो है इसमें क्या होता है, तो क्लोरीनीकरण टंकी में तो हम जल को ला दिए, जल को ला दिए और यहाँ पर एक जिस प्रकार सभी में ये छिद्र हुआ उसी प्रकार इसमें भी छिद्र हम देते हैं। इसमें भी छिद्र देने के बाद है अब इसका क्या काम है, तो इसमें जो छिद्र दिया हम, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा यहाँ पर एक रहता है क्या, जल्दी बताइए क्या है, ये है क्लोरीनीकरण, ये क्लोरीन है, छोड़िए उतना, क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन है, यानी कि Cl, यह क्लोरीन है। और यह क्लोरीन क्या करता है, इसमें देता है, क्लोरीन देते हैं। चलिए हम क्लोरीन को देते हैं। यहाँ क्लोरीन का लाल लाल और ये क्लोरीन आपका आ गया कहाँ पर, जल में। तो यह जल में क्या करता है क्लोरीन। आप क्लोरीन की जगह विरंजक चूर्ण भी दे सकते हैं, विरंजक चूर्ण भी दे सकते हैं, क्लोरीन की जगह विरंजक चूर्ण भी दे सकते हैं। अब क्लोरीन और या विरंजक चूर्ण भी आप दे सकते हैं। और यह क्लोरीन क्या करता है, जल में आता है और जल में जितने भी जैसे कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं वे कीड़े मकोड़े के ले लेते हैं और अपने बुलाते हैं, आप आओ बेटा आओ, और बुला के क्या करते हैं, बुलाते हैं उसको, क्या करते हैं, खत्म, यानी कि उसको मार देते हैं। यानी कि जल के कीड़े मकोड़े को, क्या जल के कीड़े मकोड़े को मारते हैं क्लोरीन या फिर विरंजक चूर्ण। तो इस प्रकार जो जल गंदला जल था अब वो यहाँ से एक टंकी के द्वारा क्या हो जाएगा, साफ जल, ठीक है। तो मेरे रासायनिक परिवर्तन आखिर में भौतिक परिवर्तन क्या, रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आखिर में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक यानी कि भूत, भूत को देखें कि नहीं, वो एक जगह दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह फिर आ जाता है, तो उसी को हम भूत कहते हैं। जो कि एक शरीर से, एक आदमी से कहीं भी से वो किसी आदमी के शरीर में जाता है, वहां से फिर निकल के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वह क्या हुआ, आपका भौतिक परिवर्तन हुआ कि भूत एक जगह गया और फिर वहां से चले गया। और भूत भौतिक यानी कि भौतिक परिवर्तन में आता है, यानी कि फिजिकल परिवर्तन, वो फिजिकल परिवर्तन है, ठीक है। यानी कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, तो जिसको इसको लिखना है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरे में और दूसरे से पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, ठीक है, आ जाती है, वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात आई रासायनिक परिवर्तन। तो वैसा परिवर्तन कि जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से कोमा है अपनी दूसरी अवस्था से पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आ पाती तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था क्या कहा कि जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, क्या कहें हम, जाती है, मगर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, मगर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, उसको हम कैसा परिवर्तन कहते हैं,
उसको हम बाबू रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहें, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है और फिर दूसरी अवस्था से अपनी पहली अवस्था में जाती है, यानी कि भूत, कौन, भूत, तो और उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है मगर दूसरी अवस्था से अपनी पुनः वाली अवस्था में नहीं आ पाती, उसको हम कैसे परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ फिर व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि भूत वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन और जो भूत वाला परिवर्तन है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया, जैसे गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा, जैसे गीला कपड़ा है उसको धूप में करिए सूख जाएगा, फिर सूखा वाला को गीला कर दीजिए गीला हो जाएगा, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे गर्म पानी ठंडा पानी, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अब आइए रासायनिक परिवर्तन की बात, जैसे दूध से दही का बनना, आप दूध को लिए और दूध क्या बन गया, दही बन गया। ठीक है, तो वो कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, अपनी पूर्व वाली अवस्था में फिर दही आ जाएगा, दही को दूध बना दीजिएगा, नहीं, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बड़ा हो गए इतना, तो हम कभी छोटा थे तब ना इतना बड़ा हुए, तो कोई बच्चा का बढ़ना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब भाई लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, जैसे कोई लोहा को लीजिए उसमें जंग लग गया, तो जंग लग गया तो क्या होता है, लोहे के भार पहले जब जंग लगती है तो पहले भार बढ़ती है, लेकिन उसको पीटिएगा तो वो भुरभुरा के टूट जाएगा, उसके भार में क्या होती है, कमी आ जाती है, तो वह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब वो जो लोहा में जंग लग गया, अब वो लोहा फिर सही नहीं हो सकता, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब बात है बल्ब का जलना, तो बल्ब जला दिया जल गया, फिर उसको स्विच ऑफ कर दिया बंद हो गया, तो वह कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जैसे शरीर में भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपका अब कहिए क्या कहे, जैसे एक पेड़ का बढ़ना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। पेड़ कभी फिर अब छोटा हो पाएगा नहीं, तो आप भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन देख लिए। अब आती है बात भौतिक परिवर्तन के कुछ मुख्य अवयवों को, जानते हैं आप सब कुछ है, लेकिन हिंदी में कुछ कैटेगरी ऐसी होती है कि वो आप पहलू को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, तो ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आ जाता है, यहाँ से एक आदमी यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। अब बात आई जिसमें कोई जैसे कोई एक सूखा कपड़ा था गीला कपड़ा हो गया, गीला कपड़ा फिर सूखा कपड़ा हो गया, इसमें क्या कोई उष्मा दिए, जैसे H2O के बनने में, जैसे H2O के बनने में हम H2O+ जब रहता है इसमें चिंगारी देते हैं, क्या देते हैं, चिंगारी, तभी H2O बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। तो क्या आप ऐसा करते हैं इसमें, तो नहीं, इसमें क्या होता है, कोई उष्मा हो भी सकता है या नहीं भी, उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसमें, तो आपका भौतिक परिवर्तन में। अब और क्या है बात भौतिक परिवर्तन की, इसमें उष्मा का परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी होता है। इसमें कोई पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, जैसे आप ले लिए इधर दूध ले लीजिए, नहीं इधर एक सूखा कपड़ा ले लीजिए और एक गीला कपड़ा ले लीजिए, सूखा कपड़ा का वजन को नाप लीजिए और कोई गीला कपड़ा को गीला कर दीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए, फिर उसको आप क्या कीजिए, सुखा लीजिए, तो जो वजन पहले था सूखा कपड़ा का वही गीला होने के सूखने के बाद वही परिवर्तन वही बात रहेगा। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान जो होता है आपका वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, किसमें, तो आपका भौतिक परिवर्तन में। अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन में, जो इसका है उसका जस्ट अपोजिट, जो इसका है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे भौतिक परिवर्तन अस्थायी अस्थायी, यह हो जाएगा आपका अस्थायी। जैसे यहाँ पर था उसमें अवशोषण हो भी सकता है, नहीं भी, यहाँ आवश्यक है, आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है। अब यहाँ द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, चित्त नहीं रहता है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, तो यही था आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी कि आखिर में विलयन क्या होता है, तो विलय और विलायक जो रहता है ना उसी को विलयन कहते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं दो, क्या कहें हम, दो या दो से अधिक पदार्थों का, किसी भी पदार्थों का समांग मिश्रण अगर हो, क्या कहें हम, समांग मिश्रण यदि हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अगर समांग हो तब ये हम विलयन कहेंगे। अब बात है समांग क्या हुआ, तो जैसे अगर हम एक, यदि हम ऐसे देखिए यहाँ पर एक ये ग्लास में हम इतना पानी मिला दिए, ठीक है, इनमें चीनी की मात्रा देते हैं, तो चीनी देने पर हम क्या देखते हैं, यहाँ नीचे में जम जाती है, और जब हम अच्छे से मिलाते हैं तो यह पूरे में चीनी जो होते हैं नीचे वाला जमा हुआ नहीं रहता है, यहाँ पर पानी भी आ जाता है, और फिर चीनी का कण जो रहते हैं छोटी छोटी जगहों पर सब जगह चले जाते हैं। तो आप यहाँ का जल को पीजिए या फिर यहाँ के जल को पीजिए, यानी कि मिठास जो होगी दोनों की बराबर होगी, तब उसको हम कहेंगे समांग। अगर बराबर नहीं होगी तो हम कहेंगे उसको विषमांग। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं विलय, क्या कहें हम, विलय प्लस विलायक, इसी को हम विलायक, विलय प्लस विलायक, इसी को हम फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं, इसी को हम विलयन कहते हैं। आखिर में विलयन में जो ये विलय और विलायक लिखे, अब ये क्या हुई, चलिए समझाने के लिए सबसे पहले एक ड्राइंग बनाते हैं। आखिर में विलय क्या और विलायक क्या है, तो कहता है कि जिसकी मात्रा कम हो,
क्या कहें हम, जिसकी मात्रा कम हो और जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। या ऐसे बोलते हैं ना, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक हो उसको हम विलायक कहते हैं। यानी कि विलेय जो होते हैं वे विलायक में क्या करते हैं, घुलते हैं। विलेय क्या करते हैं, विलायक में घुलते हैं। चलिए ये बन गया आपका विलेय, यानी कि वे पदार्थ जो ये चलिए विलायक पहले कर देते हैं, विलायक, और ये हो गया आपका विलयन तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया। तो हम क्या क्या किए, विलेय, ये विलेय प्लस ये विलायक, तब ये मिलकर क्या बना, विलयन। तो विलेय जो होती है इसकी मात्रा कम होती है, किसमें, विलयन में। विलयन में विलेय और विलायक दोनों होता है। तो विलेय जो होती है इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और विलायक जो होती है इसकी मात्रा अधिक होती है। और विलयन जो होते हैं इसमें विलेय और विलायक दोनों मिले होते हैं। तो ये जो विलयन है इसमें हम बनाए हैं क्या, तो हम बनाए हैं विलायक। अब ये जो विलेय के कम होंगे ये यहाँ से आकर विलयन के छोटे छोटे जगहों पर क्या करेंगे, घुस जाएंगे और इनसे अपना तालमेल बैठाना प्रारंभ कर देंगे और इस प्रकार ये कैसा मिश्रण तैयार करेंगे, समांग मिश्रण तैयार करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे विलयन कहेंगे। यानी समांग हो तभी विलयन कहेंगे, अगर समांग नहीं हो तो हम विलयन उसको नहीं कहेंगे। अब बात आती है विलयन होते कितने प्रकार के हम। तो यदि ऐसे बात की जाए तो विलयन विलायक समझ गए। चलिए चीनी और पानी को लेते हैं, चीनी प्लस पानी, तो आपका क्या बनता है, आपका शरबत तैयार होता है कि नहीं, शरबत। तो चीनी क्या है, कम है मात्रा, तो वे क्या होंगे, विलेय। अब पानी क्या होते हैं, जिसकी मात्रा अधिक है तो वो क्या होगी, विलायक। विलेय विलायक मिलकर मिश्रण बनता है, विलेय विलायक मिलकर मिश्रण बनता है, विलेय विलायक मिलकर मिश्रण बनता है। याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, विलेय विलायक बनकर मिश्रण बनता है, विलेय और विलायक मिलकर मिश्रण बनता है। या फिर विलेय जो होती है उसकी मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, दोनों मिलकर समान मिश्रण करता है तब विलयन बनता है। तो चलिए जिसको देखना हो देख ले और फिर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, इसको मिटाते हैं। अब बात आती है विलयन के वेराइटी पर। आखिर में विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे देखा जाए शॉर्ट तौर पर, क्या कहें, शॉर्ट तरीका से देखा जाए तो विलयन जो होते हैं, अगर शॉर्ट तरीका से देखा जाए तो विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक बात हो जाती है जलीय विलयन की, क्या कहें, शॉर्ट मेथड से, SHORT। शॉर्ट मेथड से देखा जाए तो विलयन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका जलीय और दूसरा हो जाता है अजलीय। ये और जलीय विलयन और अजलीय विलयन। यदि कोई पदार्थ, क्या कहें, यदि कोई पदार्थ जल के साथ मिलकर विलयन बनाता है तो जलीय विलयन, और जल के साथ मिलकर यदि यहाँ पे जल के साथ यहाँ पे लगा दीजिए नहीं बनाता है तो वह हो जाता है अजलीय विलयन। यानी कि यदि कोई विलयन जल के साथ मिलकर पदार्थ बनाता है, जैसे शरबत, उनमें चीनी और पानी रहता है तो जल रहता है तो उसको जलीय विलयन कहेंगे। यदि अब बात आई जैसे कोई खून ले लीजिए या फिर कोई रंग ले लीजिए, छोड़िए रंगों, आप किसी ऐसे पदार्थ की तलाश कीजिए जिसमें कि जल ना हो। जैसे हम लेते हैं, क्या ले लें, चलिए हम लेते हैं शहद, उसमें जल की मात्रा अगर होगी तो वह जलीय विलयन होगा। छोड़िए खून लेते हैं, खून जो होती है उसमें खून में आप चीनी मिला दीजिए, या किसी भी प्रकार का जो फूल रहता है उसमें रंग को निचोड़ लीजिए और लाल रंग या काला रंग जैसा लेना ले लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, तो उसमें क्या होगा, यह जल के साथ विलयन नहीं बनाता है तो उसको अजलीय विलयन कहते हैं। लेकिन अजलीय विलयन में भी जल की मात्रा रहती है लेकिन कम रहती है। क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन धरती पर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें जल की मात्रा हो, इसमें कम होती है लेकिन इसमें अधिक होती है। यानी कि अधिक जल के साथ जो विलयन बनता है जलीय विलयन, या फिर कम जल के साथ जो विलयन बनता है उसको अजलीय विलयन कहते हैं। अब बात आई शॉर्ट मेथड की। शॉर्ट मेथड तो हो गया भाई। अब बात आती है विलेयता के आधार पर। क्या कहें हम, विलेय के आधार पर। विलेय के आधार पर, आगे विलेय के आधार पर क्या होगा, तो विलेय जो होंगे वे किस प्रकार मिलेंगे उसके आधार पर। जैसे एक हो जाता है आपका संतृप्त, यानी कि इसका पेट भरा हुआ है, और दूसरा हो जाता है आपका असंतृप्त, इसका पेट क्या है, खाली है। असंतृप्त, इसका पेट क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, तो संतृप्त वैसा विलयन किसी निश्चित ताप पर, चलिए लिखिए जल्दी नोट कीजिए, निश्चित ताप पर। क्या कहें हम, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा घुली हो। यदि अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त, यानी कि इसका पेट भरा हुआ है। जैसे आप ले लीजिए इतना ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी दे दीजिए, पूरा नहीं छोड़िए, आधा ग्लास पानी दीजिए, उसमें पहले इतना चीनी मिलाइए, आखिर में मिल जाता है, फिर इतना चीनी मिलाइए, फिर इतना मिलाइए, फिर मिल जाएगा, फिर इतना मिलाइए, फिर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, तब वह होगा असंतृप्त। यदि उसमें अब बोले वो कि अब हम नहीं मिलेंगे तो उसको आप क्या कीजिए, उसको कीजिए कि उसको पहले ग्लास को आग पर गर्म कीजिए। तो गर्म करने क्या होता है, किसी भी वस्तु का आयतन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जल के अंदर होंगे उसका आयतन बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो 1-2 को भराता था अब वहाँ पर देखिए 2-3 ठो भराना लगा ना, तो चीनी और घुल जाएगा। तो और घुलने के बाद जब इसमें अब घुलेगा ही नहीं, यानी निश्चित ताप पर अब घुलेगा ही नहीं, तो उसको कैसा विलयन कहेंगे, उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। अगर घुलने लगे तो उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है,
तो जिसको इसका नोट करना नोट कर ले। उसके बाद आते हैं असंतृप्त विलयन। तो हो गया यानी कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, यहाँ पर लगा दीजिए मतलब नहीं, यानी कि जिसमें कि विलय की अधिकतम मात्रा घुली ना हो उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। अब आता है इसके बीच में एगो और छोड़ा, ठीक है, देखिए क्या आता है। अब आता है तीसरा नंबर पे, हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम अपवाद के रूप में रखेंगे या फिर एक्स्ट्रा में रखते हैं, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा में रखते हैं। इसमें क्या आता है, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। आखिर में अति का मतलब क्या हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा। अति का मतलब क्या हो गया, बहुत, और संतृप्त का मतलब हुआ जिसका पेट भरा है, पेट भरा है। अति संतृप्त विलयन यानी कि जिसका अब एक हुआ कि इसको खिला खिला पेट भर दिया, कहा नहीं खाएंगे, यही कहा कि हम हेथिया खाना जो बोला कि ना अभी पेट खा लिया है तो असंतृप्त हो गया। अब बात है अति संतृप्त, अब पहले खिलाए फिर बोले कि ना और को तो उसको और खिला दिए, तब वो बन गया अति संतृप्त विलयन, यानी कि उसको पेट जो है बहुत भर दिया। तो देखिए जब किसी विलयन को किसी निश्चित ताप पर हम गर्म करते हैं और उसके बाद उसमें अब नहीं घुलेगा, संतृप्त बन गया लेकिन फिर भी हम उसको घुला रहे हैं, तब हो जाएगा वह कैसा विलयन, अति संतृप्त विलयन। जैसे चलिए यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर गिलास है, छोड़िए यहाँ एक नया बनाते हैं, एक गिलास में लेते हैं, इसमें संतृप्त विलयन पहले से क्या है डाला हुआ है, इसको पहले हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। संतृप्त विलयन आपका इसमें पहले से है, कैसा विलयन पहले से है, संतृप्त पहले से है। इसमें और चीनी अगर हम देते हैं, इसको खूब गर्म करते हैं तो क्या होगा, चीनी तो घुल जाएगा लेकिन वाष्पन की क्रिया से पहले जो पानी होगा वो तो चले जाएगा और उसमें धीरे धीरे फिर रवा के रूप में यह चीनी जो होगा वह पृथक होने लगेगा। तो उस प्रकार के विलयन को, जिसमें कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा घुली हो, उसको हम क्या कहेंगे, अधिकतम मात्रा घुली हो उसको हम कैसा विलयन कहेंगे, विलय की अधिकतम मात्रा अगर घुली हो उसको अति संतृप्त विलयन कहेंगे। अब बात आती है वास्तविक विलयन के गुणों पर चर्चा करना। आखिर में वास्तविक विलयन जो है उसके क्या क्या गुण है। वास्तविक विलयन देखिए पहले क्या होता है, समांग होता है। अच्छा देखिए चीनी और पानी को शरबत पर हम स्टार्ट करेंगे। शरबत कैसा होता है, समांग होता है, सभी जगह पीने पर मिठास बरकरार रहती है। इसको हम छान सकते हैं, तो इसको छान नहीं सकते हैं। अच्छा छान नहीं सकते हैं, क्या कहें हम, छान नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसके कणों को हम देख सकते हैं, तो बेटा इसके कणों को हम नहीं देख सकते हैं, छान नहीं सकते हैं। और अब आई बात क्या, इसके कणों को हम देख सकते हैं, तो इसके कणों को भी हम देख नहीं सकते। तो देखेंगे कैसे, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं, कणों को नहीं देख सकते हैं। तो आखिर में देखेंगे कैसे, तो माइक्रोस्कोप अगर हो तो हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। अब बात आई इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁸, यानी कि इसके कणों को क्या कहें, इसके कण जो होते हैं उसको देख नहीं सकते हैं, इसके कणों को क्या करते हैं, देख नहीं सकते, यानी कि इसके कण जो होते हैं समान होते हैं। कैसे समान होते हैं, देखिए जैसे ये अगर हो गया पानी के कण मॉलिक्यूल, तो इस पर जो चीनी के मॉलिक्यूल शरबत में चढ़ा होगा, चीनी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐसे 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 इसको क्या होंगे, पकड़े हुए रखेंगे। तो इसके अगर हम कणों को देखें भी तो नीचे वाला भी चीनी और पानी का घोल में इसी प्रकार की आकृति देखेंगे, और फिर ऊपर में भी अगर जाए तो ऊपर में भी इसी प्रकार की आकृति को देखेंगे, जिसमें तो विलयन होगा। लेकिन कैसे होगा, इसकी पहचान करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी पहचान चलिए करते हैं, इसके अति संतृप्त विलयन की पहचान। तो कैसे, जो अति संतृप्त विलयन पहला तो उसमें की बहुत अधिक विलय की मात्रा होगी, घुली होगी, तो उसको पहचान के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको पहचान के लिए एक कटोरा लेंगे, उसमें अति संतृप्त विलयन को डाल देंगे, और डालने के बाद अति संतृप्त विलयन को डालेंगे, इसको डालेंगे अति संतृप्त, यानी इसका पेट कुछ ज्यादा भर दिया है, वो अति संतृप्त, इसको डाल देंगे। तो डालने पर हम क्या देखते हैं, अगर पहचान करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें एक छड़ को, कैसा छड़ को, अब कहीं लकड़ी वाला छड़ को घुस सकते नहीं बाबू, देखो इसमें डालना शीशा वाले छड़ को डालना है, और शीशा वाले छड़ को घुमा के फिर ऊपर निकालना है। यदि इसमें रवा अलग होने लगे तो हम कहेंगे कि इस पर अगर कोई कण जमा होने लगे, यानी कि इस पर अगर चीनी की मात्रा जमा होने लगे, निकालने पर यदि इसमें चीनी की मात्रा जमा होने लगे तो इसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। विलेयता पर ताप का प्रभाव और विलेयता पर दाब का प्रभाव। यदि विलेयता का ताप बढ़ा दिया जाए तो विलय की मात्रा उसमें अधिक घुलेगी, आप सबको पता है, देखिए आयतन बढ़ जाएगा। विलेयता पर दाब का प्रभाव, यानी कि यदि विलेयता को अधिक दबा दिया जाए तो उसमें भी विलय की मात्रा अधिक घुलेगी। अब बात आती है निलंबन की। विलयन जो होते हैं, जैसे आपका हो गया विलयन जो होते हैं क्या होते हैं, समांग होते हैं और फिर यह अस्थायी होते हैं। यानी कि यदि हम चीनी और पानी के विलयन को छोड़ दें तो क्या चीनी के मॉलिक्यूल होते हैं जमीन तलछट में जाकर जमा हो जाते हैं, तो नहीं, तो वह कैसा होता है, समांग होते हैं। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निलंबन पे, यानी कि आखिर में निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन, इसमें जो कण जो होंगे, निलंबन के जो कण होंगे, ये एक दूसरे से, ये क्या कहें, एक अपने विलयन में, ये अपने विलयन में क्या होंगे, निलंबित रहेंगे। क्या रहेंगे, निलंबित रहेंगे। विलयन के कण निलंबन में, इसमें निलंबन में विलयन के कण क्या होंगे, निलंबित रहेंगे, निलंबित रहेंगे। इसमें विलयन के कण जो होंगे क्या निलंबित रहेंगे, तो विलयन के कण, विलयन
के कण इसमें निलंबित रहेंगे, विलियन के कण जो होंगे इसमें निलंबित रहेंगे। कि यानी कि निलंबित कैसे रहेंगे, तो निलंबित रहेंगे कि मतलब इसमें जो कण होंगे वे जैसे ये चलिए कीचड़ को लेते हैं, क्या ले लें कीचड़, ऐसे आप नहीं समझिएगा, कीचड़ को लेते हैं, कीचड़ को यदि हम डालें तो पहले हम उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कण होंगे वो एक दूसरे घूमने लगेंगे, तो घूमने जो लगेंगे तो उसमें वे कण क्या है, निलंबित है, यानी कि घूम रहे हैं। उसके कणों को आप क्या कर सकते हैं, उसके कणों अब निलंबन में कुछ ज्यादा चिन्ह है, उसका एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण में आ जाता है आपका कीचड़, उदाहरण में आ जाता है आपका कीचड़ या फिर कीचड़ या फिर खड़िया बोल सकते हैं, खड़िया का मतलब चूना, इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है। तो अब कीचड़ या फिर खड़िया को ले उसको जल में घुला दीजिए, आप क्या करेंगे, उसमें कण, उसके जो कण होंगे उसमें निलंबित रहेंगे, यानी कि घूमेंगे, कुछ देर छोटी जगह तलछट में यानी नीचे में जाकर जमा हो जाएंगे। इसमें जो विलियन होते हैं उदाहरण में देख लीजिए, और उदाहरण के बाद उसके कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है, इतना सेंटीमीटर से अधिक भी इसके कणों का आकार हो सकता है। अब बात आती है इसमें छनापथ से पार, जो होंगे कण निलंबन के कण होंगे छनापथ को पार कर सकते हैं। तो देखिए जो कीचड़ होता है उसमें आप उसके मॉलिक्यूल को शीशा वाला ग्लास से जो उसमें कीचड़ को खुआएं, तो आप क्या देखते हैं कि आप कीचड़ को लगेगा जैसे कि आप उसके कणों को, छोटे छोटे कण जो होंगे उसमें घूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्या लगेगा आपको कि उसके कणों को हम देख रहे हैं, तो उसमें जो कण होंगे उसको आप देख सकते हैं। तो उसको यदि हम छनापथ लगा दें तो वह छना जाएगा, क्या होगा, छना जाएगा, इसके कण जो होंगे छना जाएंगे, छना जाएंगे, तो छना जाएंगे अलग यानी कि हो जाएंगे। इसके कण को आप आंखों से देख सकते हैं, आंख से क्या कर सकते हैं, आंख से आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको आंख से भी देख सकते हैं और इसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो यह थी बात आपकी निलंबन की। अब आता है कोलाइड, आखिर में कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड, कोलाइड का मात्र एक उदाहरण रखिए दूध, तो जो अभी तक स्क्रीनशॉट लेने उसके बाद हम आगे करते हैं कोलाइड पर, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं किस पर, कोलाइड पर, यानी कि कोलाइड है क्या, तो कोलाइड चलिए सबसे पहले हम कोलाइड का आ जाते हैं गुणों पे। कोलाइड जो इसमें खाली गुण है, एक उदाहरण पर लेते हैं, उदाहरण में हम लेते हैं दूध, दूध ये जो है कोलाइड है, इस पर पूरे पर अध्ययन करेंगे। जैसे विषमांग मिश्रण, क्या, तो कोलाइड जो होते हैं विषमांग मिश्रण होते हैं, कैसे, तो देखिए दूध क्या, उदाहरण में लेंगे दूध क्या है, कोलाइड है, तो इसमें क्या क्या मिला रहता है, वसा मिला रहता है, क्या मिला रहता है और बाबू, प्रोटीन मिला रहता है, और क्या मिला रहता है, विटामिन मिला रहता है, और कई प्रकार के पदार्थ, जल मिला रहता है, और फिर ETC बहुत सारा नुकसान, सब बहुत सारा चीज इसमें मिला रहता है। तो ये क्या होते हैं, विषमांग रूप से मिले होते हैं, यानी कि इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। अब आई बात छन्ना क्रिया, छन्ना क्रिया, दूध जो होते हैं उसको क्या आप छन्ना क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं, तो नहीं, दूध को हम छन्ना क्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब आई बात अस्थायित्व, चलिए दूध को आप एक कटोरे में रखे तो आप क्या देखते हैं, दूध में जो वसा प्रोटीन सब है वो जमीन के दूध के बर्तन के तलछट में जाके जमा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो वे अस्थायित्व होते हैं, कौन चीज, दूध होते हैं, क्या अस्थायित्व होते हैं, कौन चीज, दूध होते हैं, यानी कि उसके कण जो होते हैं वे जाके तलछट में जमा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। अब कणों का आकार आया बात है, यानी कि जो विलियन कोलाइड के कण होंगे उसके कोलाइडी विलियन का जो कण होगा उसका आकार कितना होगा, तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻5 के बीच में रहेगा, इतना से इतना के बीच कणों का आकार ऐसा होगा। अब बात आई ब्राउनी गति, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, ये दोनों बहुत ही VVI क्वेश्चन है, क्या है VVI। आपको स्कूल में कोई बच्चा पूछेगा कि क्या ब्राउनी गति पढ़े हो, क्या पढ़े हो, तो ब्राउनी गति नहीं जानते हो तो ब्राउनी गति देखिए, यदि दूध को आप अगर देखें एक कंटेनर में, यदि हम दूध को रखते हैं तो उसमें ये वसा है, ये प्रोटीन है, ये रुक्षांश है, ये जल है, ये और कुछ दूसरा चीज है, ये और दूसरा चीज है, ये और दूसरा कुछ चीज है, तो इसके मॉलिक्यूल होते हैं, ये इसको जाकर मारता है, ये इसको मारता है, फिर ये नातुरा मारो, इधर नातुरा मारो, इधर नातुरे मारो, इधर नातुरा मारो, तो इस प्रकार की उसमें क्या होती गति होती है। दूध में कणों के टकराने से, क्या करें हम, कणों के टकराने से, कणों के टकराने से उत्पन्न गति, इसी को हम कहते हैं ब्राउनी गति। यानी दूध के जैसे कण होते हैं वे एक दूसरे से टकराते हैं और टकराकर हमेशा गतिमान होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउनी गति। अब आता है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये जो दूध है इसमें कण टकरा रहे हैं, हम मारते हैं टॉर्च, क्या मारते हैं, टॉर्च, ये आ गया आपका टॉर्च, इससे प्रकाश की किरण इस प्रकार जाएगी, ठीक है, टॉर्च से कई प्रकार की किरणें निकली, ठीक है, तो ये अगर जाएगी तो इधर जाए, अगर हम फोकस के द्वारा भी मारे, चलिए सबको छोड़िए, यदि हम फोकस के द्वारा मारे, फोकस के द्वारा मारने तो किसी भी फोकस से अगर मारते हैं तो वो क्या होता है, जो आपका जो कोलाइडी विलियन है ये इसको क्या करता है, छितरा देता है, यानी कि विकृत कर देता है, विकृत या प्रकिरणन कर देता है, इसका क्या करता है, प्रकिरणन जैसे क्या, तो इसको जो कण जो आता है इधर से किरण उसको अवशोषित करता है, यानी जो कण होते हैं उसको क्या करते हैं, लेके पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, लेके पकड़ लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जा जा जा, क्या करते हैं, जा बेटा जा, तो उसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो भेज कैसे देते हैं, इसको फैला देते हैं, तो तू इतना रफ्तार से तू एक साथ आओ, हम तुमको फेंक देंगे, अलग कर देंगे, तुम अलग कभी मत होना, ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहता है ना, अलग करने वाली धरती पर बहुत कोई है, ठीक है, लेकिन अलग जैसे सगा संबंधी दोस्त ये सबसे अलग कभी मत होना चाहिए, क्योंकि दुनिया पर अलग करने वाले बहुत कोई हैं। उसी प्रकार इसमें जो है इसके कम सोचते हैं इसको हम क्या कर दे, अलग कर दे, तो अलग कर नहीं पाते हैं, ये अलग रहते नहीं है, अलग रहते नहीं, जाते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ पर जो गंदले पदार्थ है, यानी कि है तो अच्छे लेकिन है गंदले, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको पकड़ कर विकृत कर देते हैं, यानी कि प्रकिरणन कराते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी कि किसी भी कोलाइडी विलियन पर यदि एक रूप से किसी रे को डाला जाए तो वे रे क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब आएगा वैद्युत कण संचालन, यानी कि विद्युत, एक आया विद्युत, तो यही विद्युत के प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से कणों का गमन, यानी कि संचालन, कणों का
कणों का गमन, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचालन। कणों का क्या कहें हम, गमन, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचालन। कणों का गमन उसको कहते हैं वैद्युत कण संचालन। आपका क्या देखिए हम, निलंबन जो है विषमांग है, वास्तविक विलयन समांग मिश्रण है, दूध जो है वो यानी कि कोलाइड जो है वो भी विषमांग है। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना, थैंक यू।